चलिए आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं कल के टॉपिक को लेकर के। कल हमने ये किया था कि उत्तराखंड में जो अभी एक डिज़ास्टर हुआ, एक फ्लैश फ्लड आया, जिसके लिए एक पॉसिबल रीज़न ये माना जा रहा है कि जो ग्लेशियल लेक है उसमें से आउटबस्ट हुआ बहुत ज़बरदस्त, जिसे हमने GLOF नाम के फिनोमेना से समझा, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड। हमने इसके विषय में कल पढ़ा। कल हमने आपको रिवर्स के बारे में पढ़ाया था कि कौन कौन सी रिवर्स इन्वॉल्व हैं। हमने देखा था कि ऋषि गंगा नदी नीचे से जा रही है। हमने ऋषि गंगा हमने उत्तराखंड में हमने देखा कि ये रीजन कुमाऊं का इलाका है और वेस्टर्न रीजन गढ़वाल का इलाका है। हमने देखा ऋषि गंगा जा रही है, हमने देखा धौली गंगा उधर से आ रही है, और फिर हमने देखा कि अलकनंदा यहाँ से आ रही है। तो इस तरह से ये कुछ नदियाँ इन्वॉल्व थी। फिर हमने अलकनंदा के अलग अलग नदियों के साथ मेल, जहाँ पर मेल होता है वहाँ पर हमने प्रयाग पढ़े। जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हमने देखा वहाँ विष्णु प्रयाग बनता है। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और किस नदी के साथ मिलती है, नंदाकिनी, तो वहाँ पर नंद प्रयाग बनता है। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ी और किस नदी से मिली, पिंडार, वहाँ पे कर्ण प्रयाग बनता है। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ी और मिली मंदाकिनी से, वहाँ पे रुद्र प्रयाग बनता है। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ी और मिली भागीरथी से, वहाँ देव प्रयाग बनता है। और फिर अलकनंदा गंगा बन के आगे बढ़ गई। भागीरथी और अलकनंदा के मिश्रण से, मिलन से गंगा का जन्म होता है। ये सारा हमने समझा। फिर हमें कहानी मेन आ गई ग्लेशियर्स को लेकर के। तो ग्लेशियर्स को लेकर के मैंने आपको इन डेप्थ में सारा कल पढ़ाया कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स बनने की कंडीशंस क्या हैं, फिर ग्लेशियर्स फॉर्म कैसे होते हैं, फिर ग्लेशियर्स किस टाइप के होते हैं, साइज़ के बेसिस पर, थर्मल रिजिम के बेसिस पर, फिर ग्लेशियर्स किस तरह की जोग्राफिकल फॉर्मेशंस को जन्म देते हैं, कौन सी इरोजनल होती हैं, कौन सी डेपोजिशनल्स। हमने सारे वर्ड पढ़े, हमने मोरेन समझा, हमने एस्कर्स के बारे में समझा, हमने स्टॉस के बारे में समझा, जिसे स्टॉस एंड के तौर पर जाना, हमने सर्क्स के बारे में जाना, टर्न के बारे में जाना। सारे लैंड फॉर्म्स हमने अच्छे से समझ लिए। उसी के बेसिस पर हमारा आज का लेक्चर आगे बढ़ना था। देखिए कुल मिलाकर के कहानी ये हो जाती है कि 7 फरवरी को 10:40 से 50 मिनट के अराउंड अचानक से बड़ी तादाद में पानी ऋषि गंगा नदी से बहते हुए आता है और वहाँ पर रेनी गांव में बसे हुए लोग इस चीज़ को देखते हैं। वहाँ पर तबाही भी मचती है। घटना ये है कि जो ऋषि गंगा नदी है वो वन ऑफ द डीपेस्ट गॉर्ज है, वन ऑफ द स्टीप गॉर्ज है उस उत्तराखंड के रीजन की, वहाँ की नदियों की। गॉर्ज मैंने आपको बताया, कल ही समझाया था कि नदियाँ जब पहाड़ों पर ऊपरी इलाकों पे होती हैं, यानी कि रिवर जब अप स्ट्रीम होती है, तब वो हेडवर्ड इरोजन करती है, वो डीप कट करती है एज़ कम्पेयर टू लेटरल इरोजन। वो वाइड नहीं होती है। जब वो प्लेन एरियाज़ में आती है तब वो वाइड होती है। प्लेन एरियाज़ में आकर के, मैदानों में आकर के नदी चौड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि नदी को आगे बढ़ने के लिए ढलान नहीं मिलती है, ग्रेडियंट नहीं मिलती है। क्योंकि ग्रेडियंट जहाँ पहाड़ों पर ऐसा होता है वही मैदानों में आकर के बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। इसकी वजह से नदी आगे इसलिए बढ़ पाती है जब उसे पीछे से पिछले पानी का धक्का लगता है, और ये धक्का लगने के चक्कर में नदी काफ़ी स्लो, बड़ी स्लगिशली बहती है, जिसकी वजह से नदी का पानी, जैसे आप कहीं मिट्टी पर पानी भी गिराएंगे तो कभी वो पानी लेफ़्ट टर्न ले लेता है, कभी वो पानी राइट टर्न ले लेता है। इसी तरह से नदियाँ भी मैदानी क्षेत्रों में आ करके पीछे से धक्का लग लग करके लेफ़्ट टर्न होती हैं, फिर राइट टर्न होती हैं। इस तरह से मिएंडर करते हुए आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। लेटरल इरोजन ज़्यादा करती जाती हैं, सॉरी लेटरली फैलती ज़्यादा हैं वो। लेकिन अगर हवा पहाड़ों की बात करें तो जो ग्रेविटी का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपके ग्रेडियंट को। इसकी वजह से वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, प्रेशर ज़्यादा रहता है पानी का, और वो सामने की ओर कटाई करती है, चीज़ों को गहरा करते हुए जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा आपके सामने आपने मान लीजिए मिट्टी या रेत का छोटा सा एक पहाड़ बनाया है, छोटा सा, जैसा घर के बाहर रेत इकट्ठी है, और आपने बड़ी ज़ोर से घर में से पाइप लगा करके उसका पानी छोड़ा है बड़ी तेज़ प्रेशर करके, तो वो पानी उस मिट्टी को काटता हुआ चला जाएगा और वो पानी बह रहा होगा, उसके साइड सराउंडिंग में 2 वॉल्स बन जाएंगी मिट्टी की, बीच में से वो सारा पानी काट के चला जाएगा। वो जो गहरी सी वॉल बन गई है और जिसमें से पानी पतली सी नैरो पैसेज से गुजर रहा है, इसे आप गॉर्ज कह सकते हैं। सो दे आर द गॉर्जेस। इस तरह से पहाड़ की ढलान है, इधर से पहाड़ की ढलान है, अंदर से नदी बह रही है, तो इन्हें गॉर्जेस कहते हैं। द डीप वैली, स्टीप माउंटेन वॉल्स सराउंडिंग द डीप वैलीज़। ओके, वैलीज़ नैरो होती हैं, वैलीज़ डीप होती हैं, और माउंटेन वॉल्स जो हैं वो स्टीप होती हैं। यहाँ पर मिएंडर नहीं होता है, बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस पे मिएंडरिंग होता है, रिवर स्ट्रेट होती है ऑलमोस्ट। इसलिए आप इन नदियों को देख पा रहे हैं, ये नदियाँ मिएंडर नहीं कर रही हैं,
ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रही हैं, क्योंकि ये सामने की ओर काटते हुए जाती हैं, लेफ़्ट राइट नहीं काटती हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल रीज़न ही ये है कि ये पहाड़ों पर हैं, क्योंकि वहाँ पर ढलान अधिक है, इससे तीव्र गति प्रदान होती है नदी को, वो आगे की ओर काटती है और पानी का प्रेशर अधिक बनता है यहाँ पर। अब इसी वजह से इस क्षेत्र में नदियाँ बड़े पत्थरों को आगे ले जाने के लिए सामर्थ्यवान होती हैं। रिवर्स आर केपेबल कि वो बड़े बड़े पत्थरों को आगे ले जा सकती है। एक तो पहले वो पहाड़ों को काट रही हैं, तो जब वो पहाड़ों को काट रही हैं तो बड़े पत्थर बन रहे हैं जिन्हें बोल्डर कहते हैं, और फिर उन्हीं बोल्डर्स को वो आगे ले जाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब आप यहाँ से हिमाचल जाते हैं, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जब आप हिमाचल में कांगड़ा की साइड से एंटर हो रहे हैं, तो अगर आप कांगड़ा से पालमपुर की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में रिवर आपके साथ चल रही है, और उस रिवर को आप ऑब्ज़र्व करिएगा कि एक पॉइंट पे जाके बड़े बड़े बोल्डर्स भरे होंगे, लेकिन वही नदी जब आप मैदानी इलाकों की ओर आकर के देखेंगे वहाँ पे सैंड होगी। तो बोल्डर्स, कॉबल, पेबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, इस तरह से ग्रेडिंग होती है मटेरियल की रिवर्स के कोर्स के दौरान। अगर गंगा के डेल्टा से लेकर के गंगा की हम बात करें गंगोत्री ग्लेशियर तक, तो गंगा के डेल्टा यानी कि बंगाल से जब आप शुरू करेंगे तो आपको क्ले दिखेगी, सिल्ट दिखेगी, सैंड दिखेगा, ग्रेवल्स दिखेंगे, पेबल्स दिखेंगे, कॉबल्स दिखेंगे, और ऊपर गंगोत्री तक बोल्डर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ग्रेड होता है, क्योंकि फिर निचले क्षेत्रों में जाकर के नदी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो इस बड़े मटेरियल को अपने साथ लेकर के जा पाए। वो निचले क्षेत्र में जाकर के नदी में फ़्लो की स्पीड इतनी ही रहती है कि नदी उसी मटेरियल को साथ ले जाती है जो रिवर के वाटर में सस्पेंडेड मटेरियल होता है। जैसे कि सिल्ट है, क्ले है, सैंड है, ये सस्पेंडेड रहता है, लटका सा मटेरियल पानी में घुला हुआ, तो वो उसे ही आगे ले जा पाती है, भारी मटेरियल को आगे नहीं ले जा पाती है। आई बात समझ में? तो ये पहाड़ी इलाकों में ही आपकी कहानी, बोल्डर, कॉबल, पेबल, ग्रेवल्स की कहानी पहाड़ी इलाकों में ही ख़त्म हो जाती है। पठानकोट के इलाके में जाकर के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मेनली आपको ग्रेवल्स मिलेंगे, उनके क्रशर्स भी वही लगे हुए हैं, क्योंकि ग्रेवल कटिंग का काम वहाँ पर चलता है। वही वाले कंकड़, वही वाले क्रशर्स, वही वाली पीसीसी मटेरियल जो आप सड़कों के बनने के समय सड़कों पर डला हुआ वो पत्थर, आधा कटा पत्थर आलू जैसा आपको दिखता है, पटैटो जैसा, वो क्रशर से कट करके आते हैं, और वो एक तरह से ग्रेवल्स कटिंग ही होती है। आई बात समझ में? कॉबल्स वगैरह को काटा जाता है। तो एक तरह से बहुत ही डीप गॉर्ज बनाती है ऋषि गंगा नदी। अब इस डीप गॉर्ज में एक घटना घटित हुई। घटना क्या घटित थी उसको समझने से पहले एक चीज़ समझें कि ये ऋषि गंगा नदी जब आ रही थी तो यहाँ पर जहाँ पर इसका धौली गंगा से कन्फ्लुएंस होता है, ये दोनों नदियाँ जहाँ पर आपस में मिलती हैं, वहीं पर आपको एक ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट वर्किंग स्टेट में था। बाद में ये धौली गंगा नदी जब जाकर के अलकनंदा से मिलती है, तो ये धौली गंगा अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है, ये यहाँ पर आपको तपोवन पावर प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसका नाम है विष्णुगाद तपोवन पावर प्रोजेक्ट। यहीं पर एक शहर है बहुत महत्वपूर्ण जिसका नाम है जोशीमठ। धौली गंगा जहाँ पर अलकनंदा से मिल रही है, यहाँ पर आपको जोशीमठ दिखेगा। यहीं पर आपको एक पावर प्रोजेक्ट और मिलेगा जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के द्वारा डेवलप किया गया है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसे तपोवन पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, या तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। इस प्रोजेक्ट में ही आप अगर देखें तो बड़े पैमाने पर इनंडेशन हुई, यानी कि इसका बैराज ब्रेक हो गया और इसकी जो टनल है उसको मलबे ने पूरा ढक लिया। तो इसी टनल में लोग फंसे हुए थे। लेकिन ये यहाँ पर जहाँ पर ऋषि गंगा और धौली गंगा आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर जो ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, ये तो पानी के आने के साथ ही बह गया था। तो ये तो बह ही गया था पूरा। वो जिसकी टनल में लोग दब गए, वो जिसका बैराज ब्रेक हुआ है, बट डैम बना हुआ था, प्रोजेक्ट अभी भी था वहाँ पर, नुकसान काफ़ी हुआ, वो तपोवन पावर प्रोजेक्ट था। आई बात समझ में? इस चीज़ को समझ के चलना। तो हुआ क्या, कहानी क्या हुई, चिंता का विषय क्या हुआ कि ये पानी अचानक इतना आया कहाँ से। सवाल ये बनता है पानी कहाँ से आया। सबसे पहली बात तो ये मानसून का सीज़न भी नहीं था, तो वर्षा उस लेवल पर मूसलाधार नहीं हो रही थी, फर्स्ट। सेकंड एस्पेक्ट, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी उस लेवल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का समय तो है, लेकिन फरवरी आते तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और नंबर्स कम आती है। और ये वो दिन भी नहीं थे जिसमें इतने बड़े पैमाने पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रेनफॉल की फॉर्म में वहाँ पर आ रही हों। फिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको समझने के लिए कई सारे एग्जांपल्स दिए गए, लेकिन जेन्युइनली ये जिस रीज़न की वजह से हुआ है वो रीज़न ये है, ध्यान से समझिए। मैंने आपको कल ये बताया था कि सपोज़ कर लीजिए कि ये एक तरह से एक ग्लेशियर यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं आपको ये कहता था कि ग्लेशियर फॉरवर्ड मूव करते हैं। जब ग्लेशियर मूव करते हैं तो उनके फ्रंट साइड पर भी एक तरह का डेब्रिस रहता है, सेडिमेंट्स वगैरह सब कुछ उसमें रहता है,
और उनके सराउंडिंग साइड पे भी डेब्रिस वगैरह रहता है, इस तरह से सेडिमेंट वगैरह रहता है। इसको हमने लेटरल मोरेन कहा था, इसको हमने टर्मिनल मोरेन के तौर पर जाना था। एक तरह का ये सेडिमेंट ही है, डेब्रिस है सारा। अब क्या होने लग जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक पॉइंट के आगे जा कर के ग्लेशियर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो पॉइंट वैसा पॉइंट आ चुका है जिस पॉइंट के आगे अब टेम्परेचर ऐसा भी आ जाता है जिस टेम्परेचर में ग्लेशियर पिघलता है। तो उस पॉइंट के आगे अब जमी हुई बर्फ़ तो नहीं जा सकती, उस पॉइंट के आगे अब वो बर्फ़ पिघले हुए रूप में वहाँ पर है, मेल्टेड वर्जन में, तो मेल्टिंग ऑफ द वाटर हो रहा है। तो अब क्या होता है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो रिट्रीट कर रहे हैं, या ग्लेशियर्स जब रिट्रीट करते हैं तो इतना हिस्सा ग्लेशियर का था, अब वो इतना हिस्सा कम होकर के इतना रह गया, तो अब नया ग्लेशियर ये हो गया, और ये सारा रीजन जो हो गया ये हो गया पानी, ये हो गया पानी। लेकिन ये पानी की एक लेक बन गई, क्योंकि इसके आगे एक नेचुरल डैम बना हुआ है। किसका डैम बना है? उस मोरेन का, क्योंकि वो ग्लेशियर ने किसी ज़माने में ला करके वहाँ पर जो मोरेन टिकाया था, वो मोरेन आज भी है। वो बात अलग है कि ग्लेशियर अब उस पोजीशन से थोड़ा पीछे की ओर चला गया, रिट्रीट हो गया है। जैसे कि आप बर्फ़ की बड़ी सी सिल्ली को या बर्फ़ की छोटी सी आइस की क्यूब को डाइनिंग टेबल पे या कहीं भी रखें तो वो पीछे की ओर खिंचती दिखेगी, क्योंकि वो आगे से पिघलनी शुरू हो रही है पीछे की ओर, वो ख़त्म हो जाती हुई दिखेगी। आप देखेंगे कि मैं रख के गया था इतना बड़ा पीस आइस का, वो कम हो करके इतना हो गया, उतनी ही उसकी जगह पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लेक बन चुकी है और इसके आगे ये मोरेन है। इट इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल डैम जो इस पानी को रोके हुआ है। अब एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है कि इस लेक में से पानी अपना रास्ता बना लेता है और रिवर फ्लो करने लग जाती हैं। तो इन लेक्स में से रिवर फ्लो करने लग जाती हैं और वो रिवर्स एक अपने फ्लो के साथ चलती रहती हैं। एक लगभग कांस्टेंट सा फ्लो बना रहता है, क्योंकि एक डैम भी उसके सामने नेचुरल बना हुआ है। इतनी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई? ये कहानी क्लियर? ऐसे ही ये कहा जाता है कि एक जो नंदा देवी सारा ग्लेशियल रीजन था, नंदा देवी नेशनल पार्क एरिया है वो सारा का सारा उत्तराखंड का, उस रीजन में नंदा देवी नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ एक ग्लेशियर था, जिसमें कई और ग्लेशियर्स के हिस्से भी जुड़ते थे, जैसे कि त्रिशूल, नंदा घुंटी, रोंटी। ये रोंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ग्लेशियर्स इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। इस तरह से ये माना जाता है कि वो जो ग्लेशियर का एक हिस्सा था उसी के तहत कुछ घटनाएं हुई हैं, और यही लेक रिस्पॉन्सिबल है ऋषि गंगा नदी में अचानक से पानी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने के लिए। अब मैं समझाता हूँ कि ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है और ये गेम सारी कैसे घटित हुई, इस चीज़ को समझिए। इसमें अब ये कहा गया है, 2-3 थ्योरीज इसमें जोड़ी गई हैं। एक थ्योरी इसमें ये जोड़ी गई है कि ये जो लेक है ये उतनी बड़ी लेक नहीं थी जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं साइंटिस्टों के पास या क्लाइमेटोलॉजिस्टों के पास। उनको ऐसा वो ये कहते हैं कि इस इलाके में ऐसी कोई लेक्स नहीं थी, इतनी बड़ी लेक नहीं थी कि इतना बड़ा फ्लड आ जाए। कुछ ये कहते हैं कि हाँ, हम ये मानते हैं कि इन एरियाज़ में लेक तो थी, लेकिन शायद हमारे पास इस पर्टिकुलर लेक को लेकर के उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर रिमोट सेंसिंग के वाया और भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस अगर हम देखेंगे तो शायद ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, लेक वहाँ पर थी। लेकिन अभी तक का जो डाटा अवेलेबल है उसके तहत ये दिखता है कि लेक उस लेवल पर नहीं थी। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए। ऐसा एक वाडिया इंस्टीट्यूट के तहत ये रिसर्च की गई है, उसके तहत ये पाया गया है कि ये जो रोंती ग्लेशियर है, ये जो रोंती ग्लेशियर है, ऐसा कहा गया कि सितंबर सन 2020, इन द लेटर हाफ ऑफ द 2020 के अराउंड कुछ घटनाएं हुई हैं। वो घटनाएं वहाँ पर क्या हुई हैं उनको समझिए। वो ये कह रहे हैं कि रोंती ग्लेशियर से एक स्ट्रीम निकलती थी, रोंती ग्लेशियर से एक स्ट्रीम निकलती थी जो इस पर्टिकुलर जहाँ पर ऋषि गंगा जहाँ से निकल रही है, तो रोंती ग्लेशियर से वो जो स्ट्रीम निकलती थी वो ऋषि गंगा को कंट्रीब्यूट होती थी। यानी कि रोंती ग्लेशियर से जो नदी बहती है वो ऋषि गंगा में आकर के फॉल करती थी। आई बात समझ में? इतनी कहानी क्लियर हुई? तो रोंती वाली ऋषि गंगा को। अब वो ये कह रहे हैं कि हुआ ये है कि सितंबर 2020 के अराउंड एक रॉक कट एक्टिविटी हुई है रोंती ग्लेशियर के सराउंडिंग में, एक एवलांचे एक्टिविटी हुई है ज़बरदस्त। उस एवलांचे एक्टिविटी ने वहाँ पर ये कर दिया है कि रोंती ग्लेशियर के तहत जो लेक बनी और उस लेक से जो स्ट्रीम निकलती है, उस लेक के सामने उसने एक नेचुरल डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। उस एवलांचे ने एक डैम फॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से उस लेक में पानी का जल स्तर बढ़ने लगा। उस लेक में पानी का जल स्तर अचानक से बढ़ने लगा। ये एक एक्टिविटी, और वो ऋषि गंगा को कंट्रीब्यूट होता था।
लेकिन अब एक लेवल पर वहाँ पर एक नेचुरल डैमिंग हो रखी है क्योंकि एवलांचे की एक्टिविटी हुई है और सितंबर 2020 के अराउंड ये हुई है, और उस एवलांचे एक्टिविटी ने उस सोर्स ऑफ वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है इतने समय तक, यानी कि फरवरी आने तक, और पानी का जल स्तर वहाँ पर इस समय के दौरान बढ़ता ही गया, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ये समय आ गया फिर विंटर का, और विंटर का समय आता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल होती है, और दूसरी तरफ से फ्रॉस्ट भी क्रिएट होता है, तो ठंडी रातें आ जाती हैं। इसकी वजह से वो जो नेचुरल डैमिंग हो रखी है, उस नेचुरल डैमिंग के भीतर ग्लेशियर का लेवल कंसंट्रेट होता गया, होता गया, होता गया। लेकिन जब अब जैसे जैसे फरवरी अप्रोच होने वाला था, यानी कि जनवरी मिड से लेकर के फर्दर फरवरी के अराउंड, अब एक लेवल पर वहाँ पर मेल्टिंग बिगन हुई। मेल्टिंग नेचुरल कैपेसिटी में होनी थी जितनी अगर वो ओरिजिनल लेक होती, लेकिन कुछ क्योंकि उस लेक का एवलांचे ने एक कवर कर दिया था और बड़े स्तर पर उसके पानी को रोकने का काम कर दिया उसके पीछे, इसकी वजह से वो जो मेल्ट हुआ ग्लेशियर वहाँ पर, वो जो पानी अब बना उस लेक में, उसका जल स्तर काफ़ी अधिक था। एक एक्टिविटी ये है, इसको अभी रोके रखते हैं, और इसका पानी आकर के ऋषिगंगा में कंट्रीब्यूट होता है। आई बात समझ में? दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर ये पाई जा रही है कि जो भी ये घटना हुई है 7 फरवरी को, इसके 2 से 3 दिन पहले एक एवलांचे एक्टिविटी इस लेक में भी होती है, जिस लेक से ऋषिगंगा उभर करके आती है। एक एवलांचे एक्टिविटी यहाँ पर हुई, जिस एवलांचे एक्टिविटी ने यहाँ पर ये सिस्टम क्रिएट कर दिया कि उसने भी यहाँ पर एक नेचुरल डैमिंग दे दी। ये जो डैम है, इस डैम को एक अलग रूप और एक अलग प्रकार दे दिया, जिसकी वजह से ऋषिगंगा का फ्लो भी यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ और एक डैम यहाँ पर भी फॉर्म हो गया। इसकी वजह से पानी यहाँ पर भी स्तर बढ़ने लगा, और वो जो एवलांचे एक्टिविटी उस समय में हुई, उस एवलांचे एक्टिविटी ने ये जो नंदा देवी ग्लेशियर है, नंदा देवी ग्लेशियर कटा नहीं है पूरी तरह से, नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा आप उसे कह सकते हैं, जो एक उसका मान लीजिए कि एक कॉर्नर, एक हिस्सा, उसको इसने काटा, उस एवलांचे एक्टिविटी ने उसको काटने का काम किया। ऐसा कहा गया कि उस एक तो इसने नेचुरल डैमिंग का काम कर दिया, और ग्लेशियर्स किस पे टिके रहते हैं? माउंटेन स्लोप्स पे, और अगर आप एवलांचे एक्टिविटी कर रहे हैं तो नेचुरली उसका ग्लेशियर की स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एवलांचे हुआ और उसने नेचुरल डैमिंग यहाँ पर क्रिएट कर दी, तो ऋषिगंगा जहाँ से आ रही है वो लेक की भी नेचुरल डैमिंग हो गई, तो यहाँ पर भी जल स्तर बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हो गया कि वो जब स्लोप अनस्टेबल हुई, एवलांचे हुआ, तो जो नंदा देवी का ग्लेशियर है वो भी अनस्टेबल हुआ, और उसकी अनस्टेबिलिटी का नतीजा ये हुआ कि वो भी कट करके अब यहाँ पर आकर के गिरेगा इस लेक के अंदर, तो उसके कट करके गिरने की वजह से भी एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब इन सारी गतिविधियों के तहत हुआ ये है कि वो जो रोंती ग्लेशियर था, उसके तहत वो जो एक नेचुरल डैम सितंबर 2020 में बना था, जिसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ का जल स्तर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, जो कि बाद में जब पिघलना शुरू हुआ तो लेक का लेवल भी ज़्यादा हो गया, और उसको आकर के ऋषिगंगा में गिरना होता था। एक तो उसका अपना वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ गया, बढ़ते 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 वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ गया, और ये सारे सेम इलाके में फॉल कर रहे हैं, रोंती, नंदा घुंटी, त्रिशूल, नंदा देवी नेशनल पार्क एरिया, ये सारा। और दूसरा, नंदा देवी नेशनल पार्क रीजन में वो जो ग्लेशियर फॉल कर रहा था, उसके अराउंड जो 2 दिन पहले अवलांचे हुआ है, उसने ऋषिगंगा के रीजन में एक नेचुरल बैरियर क्रिएट कर दिया, यानी कि एक डैम बना दिया, जो कि मोरेन्स की वजह से पहले ही था। इस वजह से जल स्तर बढ़ गया। दोनों ही लेक्स में जल स्तर का लेवल बढ़ा हुआ है, और इस बढ़े हुए जल स्तर में फाइनल थ्रस्ट इस बात से मिल जाता है कि वो जो जल स्तर बढ़ रहा था रोंती वाला, वो भी अपने नेचुरल डैम को ब्रेच कर गया, और उसने एक इमीडिएट इम्पैक्ट के साथ ऋषिगंगा को कंट्रीब्यूट किया। और ऋषिगंगा को जब उसने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये कहा गया है कि ऋषिगंगा रीजन में वो जो नंदा देवी वाला ग्लेशियर था, वो भी एक अल्टीमेट कट करके उस लेक में गिरा, उसने भी इम्पैक्ट क्रिएट किया। एक तो उसने वाटर कंट्रीब्यूट किया उसको, और दूसरा उसने प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से वो डैम भी ब्रेच हुआ, जो कि 2 दिन पहले अल्टीमेटली बना। पहले से भी एक डैम था, वो 2 दिन पहले जो बना, उसने वाटर को सर्ज करने दिया। तो दोनों ही लेक में सर्ज जो वाटर है, और दोनों ही लेक का ब्रेच हुआ है। एक लेक का ब्रेच ऋषिगंगा में ही आके कंट्रीब्यूट होगा, और ऋषिगंगा जहां से आ रही है वहां पर भी अपना एक ब्रेच हो गया। इस ब्रेच की वजह से एक सडन अल्टीमेट ग्लेशियल लेक का आउटबस्ट हुआ है। इसे ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड कहते हैं। आई बात समझ में? ये सडन इसी की वजह से, और इसको मदद मिली 2 चीज़ों से। सबसे पहले मैंने बताया कि जो ऋषिगंगा रिवर वैली है, वन ऑफ द डीपेस्ट गॉर्ज है, तो गॉर्ज डीप होने की वजह से, ग्रेडियंट काफ़ी अधिक होने की वजह से,
इसको बड़े पैमाने पर उस बांध को तोड़ करके आए हुए पानी को रफ्तार मिली। उस रफ्तार में दूसरा अहम रोल प्ले किया उसके साथ आए सारे मलबे ने, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और अगर फ्लो के साथ पानी आएगा वो बड़ी ईजिली से अपने रास्ते में सारा मलबा साथ लेकर के जाएगा। और मलबे के रूप में मैंने आपको ये बताया कि एक अवलांचे सितंबर 2020 में था और एक अवलांचे अभी 7 से 8 फरवरी के अराउंड भी हुआ। ये दोनों का एक्सेस मलबा भी मुहाने पर खड़ा था, माउथ पे खड़ा था। तो जब ये डैम ब्रेच होगा तो वो मलबा साथ में ही मिल जाएगा। ये मलबा ऊपर से जब रास्ते में नदी खुली है पूरी तरह से, लेक का आउटबस्ट हुआ है, तो वो जो मलबा उसने स्लोप से लिया और ग्राउंड से लिया, बेस से लिया, ये सारे मलबे ने पानी के प्रेशर को और भी बढ़ाया। एक तो ग्लेशियर जब गिरा उस लेक में, उसने वाटर भी दिया, मास बढ़ाया वाटर का, और प्रेशर, पानी को पीछे से प्रेशर दिया जैसे आप दबा रहे हैं किसी चीज़ को। इस चीज़ ने ब्रेच कर दिया डैम को। ब्रेच्ड डैम जो है वो भी पानी में घुल गया और आगे की ओर बढ़ा, तो उसका खुद का मलबा, रास्ते से जुड़ा हुआ मलबा और एक्सेस ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें इतने अल्टीमेट प्रेशर के साथ आई हैं कि कुछ ही क्षण के अंदर इन्होंने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को आकर के बहा दिया यहाँ से। और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को बहाने के बाद धौलीगंगा नदी से होते हुए, अब धौलीगंगा में मिल गई आकर के, धौलीगंगा से होते हुए इन्होंने रिजर्वायर ब्रेक कर दिया आकर के यहाँ पर विष्णुगाड़ तपोवन पावर प्रोजेक्ट का। और वहाँ पर जो टनल में काम चल रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन, उसे इनंडेट कर दिया, पूरा अपने अधीन ले लिया और वहाँ पर लोग फंसे रह गए। उसके बाद फिर ये अलकनंदा से होकर के नीचे की ओर आता रहा और वहाँ का पानी जो कि हमेशा हरा या नीला दिखता है वो पूरी तरह से पीला दिखने लगा, क्योंकि वो मलबे से भर चुका है। आई बात समझ में? इस तरह से ये सारी गतिविधि एक्टिवेट हुई है। अब इस सारी गतिविधि में सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो निकल करके आ रहा है, लोग मारे गए हैं, लोग नुकसान हुए हैं, कौन कौन रेस्क्यू कर रहा है, वो सारी बातें हैं। हमें इसे थोड़ा और लार्जर आस्पेक्ट पे देखना है। वहाँ पर नेचुरली आपको ऑरेंज कलर की ड्रेसेस में एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें दिखती होंगी। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट एनडीएमए मैंने आपको पढ़ाया था 2005 में, उसके तहत नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर ये किया गया। स्टेट लेवल पर है जब तो कुछ स्टेट लेवल के अच्छी रैंक, अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी ट्रेनिंग वाले पुलिस स्टाफ मेंबर कंट्रीब्यूट होते हैं एसडीआरएफ में। एनडीआरएफ में अच्छे सेना के जो सोल्जर्स रहते हैं, अच्छे सेना के जो कामकाजी लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस है, वो इसमें कंट्रीब्यूट होते हैं, वो लगे हुए हैं। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो आर्मी भी अपने लेवल पर काम कर रही है, उनके हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी यूज़ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आई बात समझ में? आईटीबीपी के अधिकारी भी इन सब में लगे हुए हैं। तो इंडो तिब्बतन बटालियन पुलिस लगी हुई है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगा हुआ है, उनकी यूनिफॉर्म ऑरेंज कलर में है, और आर्मी अपने लेवल पर काम कर रही है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये एक अलग कहानी है। मेन एस्पेक्ट होता है कि ये सब होता क्यों है, तो बहुत बड़ा रीज़न इसके लिए पाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग एक एस्पेक्ट है। सबसे पहला एस्पेक्ट तो यहाँ पर ये है कि जो डैम वहाँ पर लगे हुए थे इतनी डीप गॉर्जेस के अंदर, इसको लेकर के जब उत्तराखंड में 2013 की ट्रेजेडी हुई थी, 6000 लोगों की वहाँ पर जान गई थी, उसके बाद ये गाइडलाइंस आई हैं। चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी, रवि चोपड़ा कमेटी, उसके तहत ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि लगभग ऐसे 23 प्रोजेक्ट हैं जो 2500 मीटर के एलिवेशन के अराउंड डीप गॉर्जेस में हैं, जो कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ हमें रोकने हैं, अबेंडन करने हैं, यहाँ पर ये नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर कभी भी ग्लेशियर लेक ब्रेच होगी तो फिर फ्लड बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ आएगा, और गॉर्ज का ग्रेडियंट इतना स्टीप रहता है कि फिर वो डैम प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बहा करके ले जाने की क्षमता रखता है। इससे नुकसान होगा जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर बस रहे हैं। तो एक तो ये कहानी हो गई। मेन एस्पेक्ट जो निकल करके आ रहा है वो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का निकल करके आ रहा है कि स्टोरी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की है, कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। ब्रेच हुए हैं, नुकसान हुआ है, हमारे वार्निंग सिस्टम में कमी रही, वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं था, वो सारी चीज़ें तो हम देखेंगे जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पर क्या खेल है उसे समझना ज़रूरी है कि इस चीज़ ने हमें क्या सिखाया। वहाँ के प्रधान हैं भोटिया समाज के लोग, यहाँ पर रहते हैं। रेनी गांव की बात करेंगे तो लगभग वहाँ पर ऐसे 40 डेरे बने हुए थे, 40 लोगों के घर थे जो भोटिया समाज के लोग हैं। भोटिया समाज के लोग उत्तराखंड में ट्रांस माइग्रेशन करते हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मौसम परिवर्तन के साथ ऊपर नीचे जाते हैं पहाड़ों पर, तो ये भोटिया समाज का समाज वहाँ पर रहता है।
अगर अब हम सबके लोगों के इंटरव्यू सुने, बातें करें, विलेज हेडमैन से अगर इंटरव्यू सुने, तो उनका कहना है कि हमने ज़िंदगी में ये कभी अपने दादा अपने परदादाओं से ऐसा सुना नहीं था कि इस सीज़न के दौरान भी ऐसे फ्लैश फ्लड आते हैं। उनका कहना था कि ये बट ऑब्वियस सी चीज़ है कि मानसून सीज़न में एकदम से स्तर बढ़ जाता है, लेक्स का वर्षा होती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, फ्लड्स आते हैं यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी आते हैं, यहाँ पर एवलांचेस भी होते हैं, यहाँ पर लेक बस्ट होती हैं। ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है। बचपन में मैंने इस तरह का एक फ़्लड भी एक्सपीरियंस किया था, लेकिन तब से लेके आज दिन तक मैंने दोबारा ऐसा कोई फ़्लड नहीं देखा। हालांकि रेणी गांव में मैं आपको बता दूं उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो ऊंचाई पर था। मैंने कल भी आपको ये बताया है कि जो उत्तराखंड के ग्रामीण लोग होंगे, जो उत्तराखंड में नेचुरल रीजन्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको वहाँ पे आई हुई त्रासदियों से उतना अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने ज़मीनें चुनी उस हिसाब से होती हैं, क्योंकि वो वहाँ के क्लाइमेट को, टोपोग्राफी को अच्छे से समझते हैं। तो रेणी गाँव को उतना नुकसान नहीं। रेणी गाँव के जो लोग लगे हुए थे उस टनल में, उनमें से एक ही प्राप्त हुआ है, बाकियों का पता नहीं किधर है। जो लोग उस ऋषिगंगा नदी के भीतर लकड़ियाँ चुनने के लिए, फ्यूल चुनने के लिए या फिर पशुओं को चराने के लिए गए थे, उनका अता पता नहीं लगा वो किधर चले गए, वो बह गए, ख़त्म हो गए, मर गए, कुछ पता नहीं। इस तरह के नुकसान हुए हैं। अदरवाइज़ अगर रेणी गांव की वो लोकेशन की पर्टिकुलर बात करें, उसे उस लेवल का नुकसान नहीं पहुंचा है। ये भोतिया रीजन की बात है। फिर भारतीय सेना को भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जब आप इस चीज़ की बात करते हैं, धौलीगंगा नदी की बात करते हैं, तो यहाँ पर धौलीगंगा वैली को नीति वैली भी कहते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है उत्तराखंड में। तो जब आप धौलीगंगा नदी की बात करते हैं, तो यहाँ पर धौली का पुल था, धौली ब्रिज। ये एकमात्र ब्रिज है जो लोअर रीचेस को हायर रीचेस से जोड़ता है, यानी कि धौली वैली, नीति वैली से लोअर रीचेस को जोड़ने का एकमात्र पुल था, वो पूरा बह गया। और इस बात की भी इस मौके पर टेंशन थी, सेना इतनी जल्दी रेस्क्यू और इतनी जल्दी ब्रिज कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रही थी कि कहीं उस क्षेत्र से पूरी डिस्कनेक्टिविटी चाइना को एक अपॉर्चुनिटी ना दे दे और वो फर्दर एस्केलेशन ना कर ले, इसलिए उन रूट्स को रिस्टोर करना इमीडिएट इफेक्ट के साथ बहुत ज़रूरी था, वरना भारत का वो क्षेत्र कट जाता भारत से। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो फिर इन क्षेत्र की आज की डेट में हमारी लाइफ में स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, कनेक्टिविटी लिंक प्रोवाइड करते हैं। मेन मुद्दा हिमालय का है, हिमालय की बर्फ़ का है। हिमालय की बर्फ़ यदि पिघल रही है या पिघल जाएगी, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं या पिघल जाएंगे, तो क्या अंतर पड़ेगा, इससे क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान भुगत रहे हैं। चलिए थोड़ी आपको हिमालय यात्रा पे लेके चलते हैं, हिमालय दर्शन कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, बहुत कुछ आप समझोगे। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि लगभग 1760 के अराउंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है यूरोप में। 1861 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे पहुंच जाता है, उसे पीक पीरियड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। हम सब ये जानते हैं कि उसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले के समय को हमने प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड कहा है, और उसके बाद का पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड है। और हम सब ये जानते हैं कि 2015 में पेरिस कन्वेंशन हुई है। पेरिस कन्वेंशन में ये कहा गया है कि 2100 एडी में, 2100 ईयर तक जब हम जाएंगे, तो हमें प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो टेम्परेचर था उसके कंपैरेटिवली 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी पर हमें टेम्परेचर को रोकना है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर जो भी पूरे ग्लोब का टेम्परेचर था, उसको 2 डिग्री तक बढ़ने तक पर रोकना है अपन को, इससे ज़्यादा अपन ने बढ़ने नहीं देना। और उसके लिए क्या करना है कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं एक फिनोमेना के लिए, और वो फिनोमेना बहुत सिंपल है। वो फिनोमेना ये है कि ये आपकी अर्थ है और ये सन है। आपको पता होना चाहिए कि आपको सन से हीट मिल रही है। होता ये है कि जब सन से ये हीट अर्थ की ओर आती है, तो अर्थ में ये एब्जॉर्ब हो जाती है। यही हीट वापस अर्थ से फिर री रेडिएट होती है। मान लीजिए रात के समय में सन से आती है, तो इन्हें शॉर्ट वेव रेडिएशंस कहते हैं। सन से आती है तो सोलर है, सोलर शॉर्ट वेव रेडिएशंस। अर्थ को टेरेस्ट्रियल कहते हैं, अर्थ से जाती हैं तो लॉन्ग वेव हैं, टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशंस। अब जब ये सन से आती हैं, तो रास्ते में जो कुछ गैसेस हैं, कुछ वेपर्स हैं, कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं, वो इन्हें आने देते हैं। लेकिन जब ये अर्थ से वापस री रेडिएट होती हैं, तो कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इन्हें अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है, और वाटर वेपर। इसलिए ये ग्रीन हाउस का काम करते हैं। यूरोप में ठंडे क्षेत्रों में कांच के घर बनाए जाते हैं खेतों में, जिनमें सन की लाइट आ तो सके लेकिन हीट बाहर ना जा सके। ये गैसेस भी वही काम करती हैं, सन से इन्हें आने तो देती हैं हीट को अर्थ तक, अर्थ से वापस एस्केप नहीं करने देती, ट्रैप करके रख लेती हैं ग्रीन हाउस जैसा। ये गैसेस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये गैसेस अर्थ के सरफेस के क्लोज हैं। और इनमें जब ग्रीन हाउस गैसेज ने जब अर्थ से जाने वाली रेडिएशन को अपने अंदर ट्रैप कर लिया, तो तापमान बढ़ जाएगा। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और पृथ्वी का तापमान हमें इतना ही बढ़ने देना है। ऐसा माना गया है कि 2100 जब आता है, 2100 एडी आता है, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ करके रोकना है। ऐसा पेरिस कन्वेंशन में हमने किया है। तापमान बढ़ने के कारण हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में तेज़ी से लकड़ियों का जलाना शुरू कर दिया, तेज़ी से फ्यूल का जलाना शुरू कर दिया। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब तेज़ी से जल रहा है गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह पर।
और उसके जलने से होता ये है कि उसमें से कार्बन रिलीज़ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आज एटमॉस्फेयर में अल्टीमेट है। जितने भी चिमनियों के स्मोक निकलते हैं, जितने भी गाड़ियों से आपका धुआं निकलता है, हर चीज़, हमने भारत स्टेज 6 की गाड़ियाँ लॉन्च की, उसका भी पर्पज़ यही है कि इस तरह के हार्मफुल गैसेस को हम कम रिलीज़ करें। इससे हो ये रहा है कि इसे कार्बन गैस का एमिशन कहते हैं। आपकी गाड़ियों से एमिशन निकलता है, फैक्ट्रियों से एमिशन। तो ये कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना है कंसंट्रेशन में, एटमॉस्फेयर में इसका कंसंट्रेशन रिड्यूस करना है, तो कार्बन एमिशन को घटाना है। अब पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये टारगेट लिया जाए, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है कि हम सबको कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है। इतना कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है जिससे कि 2100 AD तक हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरेटिवली सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तक का ही तापमान बढ़ाएं। लेकिन जिस लेवल पर अभी कार्बन एमिशन हो रहा है, अब आप मुझसे पूछें कि सर उस लेवल पर समझाएं, उस लेवल पर ही अगर कार्बन एमिशन होता रहा तो एक बात याद रखिएगा कि सन 2045 तक हमारे पृथ्वी का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका होगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और सन 2100 तक पृथ्वी का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका होगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ये 6.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाना, ये बेटा वो गर्मियों सर्दियों वाला तापमान नहीं है कि सर्दियों में तापमान 20 डिग्री चल रहा है जलंधर में और गर्मियों में 48 डिग्री तक जाता है। सर तो टेंशन ले रहे थे 6.5 डिग्री तक। ग्लोब का एक एवरेज टेम्परेचर है, उस एवरेज टेम्परेचर में बेटा 6.5 डिग्री की बढ़ोतरी मतलब शरीर से बुलबुले बाहर आ जाएंगे, ये बात याद रखना। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ सकता है अगर इसी रफ्तार से चलें। लेकिन अगर 100% विल के साथ अगर अप्लाई होता है अपना पेरिस कन्वेंशन, तब जा कर के अपन 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेंगे 2100 तक। तो ये तो सत्य ही है आपकी टेम्परेचर बढ़ेगा कि 2100 AD तक अपना 2 डिग्री से हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा। हमारा वैसे लार्जर एम है कि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जाए, ऐसा पेरिस कन्वेंशन कहता है। बट पता है रुकना नहीं है, 2 डिग्री पर जाएगा। इसे ही कहा जाए कि ग्लोब वार्म हो रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। इसकी वजह से तेज़ी से आर्कटिक और अंटार्कटिक के क्षेत्र में जो आइस शीट्स और आइस कैप्स है वो मेल्ट कर रही हैं, जिनका पानी समुद्रों में आ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह से आइलैंड डूब रहे हैं। और इसी की वजह से जो हिमालयन रीजन है, हिंदू कुश हिमालयन एरिया सारा, इन एरिया में जितनी भी ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। इसका मतलब वो पीछे की ओर खींच रहे हैं, रिट्रीट हो रहे हैं। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि भारतीय क्षेत्र में, एशियाटिक रीजन में जहाँ जहाँ पर भी बर्फ़ है, जहाँ जहाँ पर भी हाई माउंटेन है, वहाँ पर उनकी नदियों में पीक वॉल्यूम अचीव होगा 2050 में, यानी कि 2050 आते तक ग्लेशियर्स का पीक वाटर लेवल अचीव हो जाएगा। ये पीक वॉल्यूम दे देंगे पूरी नदियों को, एकदम उफान पे होंगी सारी नदियाँ। अल्टीमेट फ्लड देखेंगे आप 2050 के बाद, एकदम से वाटर लेवल फॉल होगा क्योंकि ग्लेशियर ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे होंगे, फिर आप सूखा महसूस करेंगे। तो ऐसा कहा गया है। इन सारे आंकड़ों को लेकर के कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आंकड़े ये कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर राइज को 1.8 डिग्री सेल्सियस तक रोक पाए प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले 2100 तक, 1.8 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम रोक पाए तो ग्लेशियर हिमालय के 33% तक लॉस्ट हो चुके होंगे। अगर हम इसको 3.3 डिग्री सेल्सियस पर रोक पाए तो ग्लेशियर 50% तक लॉस हो चुके होंगे। अगर हम इसको 4.2 डिग्री सेल्सियस पर रोक पाए तो ग्लेशियर 90% तक लॉस्ट हो चुके होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू कुश हिमालय पर्वत क्षेत्र के अब तक 15% ग्लेशियर लॉस हो चुके हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में अब तक 54,000 ग्लेशियर हैं, जिसमें से अकेले 1500 ग्लेशियर उत्तराखंड के रीजन में ही फॉल करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 15% ग्लेशियर ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं। और आपको ये भी पता होना जरूरी है कि पूरे ग्लोब के कंपैरेटिवली हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन ग्लेशियर्स ज़्यादा रफ्तार से गर्म हो रहे हैं, पूरे ग्लोब के कंपैरेटिवली ज़्यादा। अगर ग्लोब को आप 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक पाएंगे 2100 तक, तो मतलब हिमालय 1.8 डिग्री सेल्सियस पर रुका। अगर ग्लोब 1.8 डिग्री सेल्सियस पर रुका मतलब हिमालय 2.2 डिग्री सेल्सियस पर रुका। तो हिमालय के लिए ग्लोब लेवल के कंपैरेटिवली 1.5 गुना एफर्ट करना पड़ेगा। तो हिमालय की अप्रोच ही अलग रखनी पड़ेगी, तब जा करके यहाँ के ग्लेशियर्स का कंट्रोल आप एक लेवल पर ले सकते हैं। अदरवाइज ग्लेशियर्स का कंट्रोल होना तो बहुत अलग है। इसमें कई और फिनोमेना जुड़ जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वो फिनोमेना ये जुड़ जाते हैं कि अगर आप देखें तो पिछले 50 सालों के अंदर कोल्ड डेज, ठंडे दिन 4.25 दिनों के हिसाब से कम हो गए हैं पिछले 50 वर्षों के। यानी कि पिछले 50 वर्षों के मुताबिक अब 4.25 दिन कम है ठंड के। और पिछले 50 वर्षों के दौरान ठंडी रातों में से अब 12 ठंडी रातें कम हैं, 12 ठंडी रातें कम। और पिछले 50 वर्षों में फ्रॉस्ट डे में अब 18 दिन कम है। तो ठंडे दिनों में 4.25 दिन कम है, ठंडी रातों में 12 रातें कम है, और फ्रॉस्ट चिली डेज में 18 दिन कम हो चुके हैं। तो डे बाय डे ठंडे रातें, ठंडे दिन कम हो रहे हैं, गर्म दिन बढ़ रहे हैं। तो समर्स एक्सटेंड हो रही हैं, विंटर्स कम हो रही हैं, विंटर स्नोफॉल रिड्यूस हो रही है, विंटर रेनफॉल
की फॉर्म में बढ़ रही है, विंटर स्नोफॉल की फॉर्म में कम हो रही है। ओवरऑल विंटर प्रेसिपिटेशन रिड्यूस हो रही है, विंटर प्रेसिपिटेशन रेनफॉल की फॉर्म में बढ़ रही है, स्नोफॉल की फॉर्म में रिड्यूस हो रही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। हिमालयन रीजन की अगर हम बात करें, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालय में, तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आज बड़े पैमाने पर पानी की कमी देखी जा रही है। उसका कारण है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के द्वारा वहाँ पर बरसाई जाने वाली बर्फ़ में भारी गिरावट आ रही है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमें ये सारे फिनोमेना आज देखने को मिल रहे हैं, उसके कई तरह के इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की। तो ऐसा कहा जाता है कि सन 1901 से लेकर के 2014 के बीच में अगर हम बात करें, तो लगभग 1901 से 1971 के बीच में 0.1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से हिमालय का तापमान पर डेकेड के हिसाब से बढ़ा है। लेकिन 1971 से 2014 के बीच में 0.2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से हर डिकेड में टेम्परेचर बढ़ा है। तो हर 10 साल में हम 1901 से 1971 तक 0.1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ रहे थे, लेकिन 1971 से 2014 के बीच में हम हर 10 साल में 0.2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा गया कि आने वाले समय में अब 2021 ऑनवर्ड ये हर 10 साल के हिसाब से लगभग 0.3-0.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ने वाला है। तो इस तरह से इस तीव्र गति से हिमालय का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, उतनी तेजी से ग्लेशियर्स मेल्ट होते चले जा रहे हैं। और उन्हीं का एक नमूना यहाँ पर ये दिखा है कि ग्लेशियर का एक हिस्सा, स्लोप्स थोड़ी भी अनस्टेबल होती हैं, ग्लेशियर का वो हिस्सा अपनी कंसंट्रेशन को लूज़ कर रहा है, क्योंकि उसका जो फर्निफिकेशन का प्रोसेस है, उसके जो क्रिस्टलाइज्ड फाइन ग्रेन्स हैं जो आपस में कॉम्पैक्ट हो करके एक लार्ज मास ऑफ सॉलिड आइस बनाते थे, जो मैंने प्रोसेस कल समझाया था आपको, उसमें एक समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि वो फर्निफिकेशन अपना कॉम्पैक्टनेस को लूज़ कर रहा है। उनमें आइस के सॉलिड मासेस में वॉइड स्पेसेस क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम पड़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, उसका जो सघनता, डेंसिटी कम होने का मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम पड़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर का, सन रेस का इम्पैक्ट उस पर अधिक हो रहा है, डीप पेनिट्रेट वो कर पा रही हैं, और इसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं लेयर बाय लेयर, और वो थिकनेस की बजाय थिन होते चले जा रहे हैं। आई बस आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर पिछले लगभग 200 वर्षों की बात करें, आप हैरान हो जाएंगे। गंगोत्री ग्लेशियर, जिसका स्नाउट गोमुख कहलाता है, गंगोत्री ग्लेशियर का स्नाउट गोमुख कहलाता है, गोमुख पिछले 200 सालों में 3 किलोमीटर घट गया है, गोमुख 3 किलोमीटर कम हो चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आपको मैं बता दूं, हिमालय के ग्लेशियर किस रफ्तार से कम हो रहे हैं? वेरिएशन है, ईस्ट वेस्ट, सेंट्रल और वेस्ट में वेरिएशन है, लेकिन वेरिएशन के बावजूद भी आपको बता दूं 5 मीटर से 60 मीटर के बीच में कम हो रहे हैं। और ऑन एन एवरेज सारे हिमालय के कम होने की जो गति है इन सब की, वो 25 से 30 मीटर का राउंड चल रही है। तो 25 से 30 मीटर का राउंड ग्लेशियर खींच रहे हैं प्रति वर्ष हिमालय के ग्लेशियर 25 मीटर का राउंड खींचते चले जा रहे हैं। 25 मीटर बहुत होता है। और प्रति वर्ष हिमालय के ग्लेशियर आधे से 1.5 मीटर का राउंड थिन हो रहे हैं, यानी कि जितनी उनकी गहराई है, थिकनेस है, आधे से 1.5 मीटर के राउंड कम हो रहे हैं, और 15 से 25 के राउंड खींच रहे हैं। जो वेरिएशन है 5 से 60, कहीं कहीं पर 60 मीटर तक हर वर्ष खींच रहे हैं, कहीं पर 5 मीटर खींच रहे हैं, कहीं पर 60। तो हिमालय में भी अपर रीचेज और लोअर रीचेज, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न, हाई और लो, इन सब हिसाब से हिमालय को डील करना पड़ेगा। पहले तो हिमालय को पूरे वर्ल्ड से अलग करके डील करना पड़ेगा, हिमालय को अपने आप को हायर और लोअर रीचेस के हिसाब से, ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन के हिसाब से, और जियोलॉजी के हिसाब से डील करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इस हिसाब से हिमालय डील होगा तो हिमालय बचेगा। ये सारे फैक्ट जो मैंने आपके सामने निकाल करके रखे हैं। नतीजे क्या देखने को मिल रहे हैं, नुकसान क्या भुगतने को मिल रहे हैं? आपने सिक्किम में आज से 2 साल पहले आपने सुना होगा, सेम फिनोमेना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वहाँ पर आया। जेम्पू ग्लेशियर का जिक्र आपने बहुत सुना होगा, इसी तरह से वहाँ पर भी पानी बहा। सिक्किम में यह गतिविधि बहुत फ्रीक्वेंट रहती है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF फिनोमेना सिक्किम में बहुत अधिक रहता है। यही फिनोमेना आपको हिंदुकुश पर्वतों के अराउंड भी देखने को मिला। हिमालय के और भी पर्वतों में ये देखने को, हिंदुकुश हिमालय रीजन में और भी इलाकों में ये देखने को मिल रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि 2013 में भी इसी तरह की गतिविधि एक घटित हुई थी उस समय में। इसकी वजह से ही बड़े पैमाने पर वहाँ पर त्रासदी आई थी। साइक्लोन के साथ साथ इस तरह की गतिविधि वहाँ पर घटित हुई थी। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से आपको ये देखना पड़ा, वहाँ पर लेक थी, वो लेक में आउटबर्स्ट हो गया क्योंकि उसका नेचुरल डैम ब्रेच हो चुका था। और फिर आपने देखा किस तरह का ध्वंस वहाँ पर हुआ, केदारनाथ ट्रेजेडी जिसे हम जानते हैं।
इसके क्या क्या नतीजे निकल करके आ रहे हैं उसे समझना जरूरी है। रिसर्चर्स क्या कहते हैं, देखिए हिमालय हजार्ड जब भी होगा, हिमालय के ग्लेशियर्स को जब भी प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसके क्या क्या नतीजे निकलेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट है वाटर स्कार्सिटी। इसको समझे, मैं आपको बताता हूँ। वाटर स्कार्सिटी के साथ ये मैं पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ, वाटर स्कार्सिटी एंड स्प्रिंग्स का यहाँ पर पॉइंट था, मुझे लगता है मैंने लिखा ही नहीं। फोर्थ पॉइंट है वैनिशिंग माउंटेन स्प्रिंग्स। हाँ, वाटर स्कार्सिटी। देखिए कुछ चीज़ों को समझिए, कितना ज़बरदस्त लिंक बनता है। आपको पता है आज अगर आप उत्तराखंड जाएंगे तो आपको 1000 से भी अधिक घोस्ट विलेजेस मिलेंगे। लोग छोड़ करके जा चुके हैं उन्हें, आज वो वहाँ बसते नहीं हैं। एक जीरो मेंबर वहाँ रहता है, जीरो पॉपुलेशन है, उन्हें घोस्ट विलेजेस कहा जाता है। ये तेज़ी से ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझिए। बहुत सी केस स्टडीज़ पाई गई हैं, बहुत से लोग हैं जो इन गतिविधियों से परेशान हैं। गतिविधि ये हो रही है कि जब ग्लेशियर तेज़ी से रिट्रीट कर जाएंगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है टूरिज़्म के ऊपर। अगर आप धर्मशाला के अराउंड जाएं तो मगलौडगंज के ऊपर आपको भगसू नाम का एक गांव मिलेगा। उस गांव में जा कर के जब उन गांव के उन लोगों से बात करेंगे जो ट्रैकिंग के बिज़नेस में डील करते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि ट्रायुंड में आज क्या हो रहा है। ट्रायुंड में जहाँ पर वो ये कहते हैं कि लगभग 5.5 से 6 फुट गहरी बर्फ़ उनको मिला करती थी एक समय में टूरिस्ट सीज़न में, वहाँ पर आज बर्फ़ का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि उन लोगों का वहाँ पर टूरिज़्म का, रोज़गार का जो एक बहुत बड़ा ज़रिया था वो ख़त्म हो चुका है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की लाइवलीहुड लोगों की लॉस हो रही है। जैसे ही उन लोगों की लाइवलीहुड लॉस होगी तो उनका प्रेशर दूसरी चीज़ों पर क्रिएट होगा, जैसे कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर। वो ये कह रहे हैं कि हमें नुकसान दूसरा यहाँ पर ये भुगतना पड़ रहा है एग्रीकल्चर के में, कि ये जो स्नो हुआ करती थी हमारी, ये टाइम बाउंड मैनर में स्नो आती थी, इकट्ठी होती थी, फिर जब ये मेल्ट होती थी तो हमें स्प्रिंग की फॉर्म में अचीव होती थी। और हिमालय में बहुत तेज़ी से स्प्रिंग्स वैनिश हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये स्प्रिंग्स एकमात्र जरिया होते थे हमारे पीने वाले पानी की आपूर्ति करने के लिए। जगह जगह से आप हिमालय जाते तो पानी निकल रहा होता है ना, वहाँ पर पाइप्स लगाए होते हैं। तो उनका कहना है कि स्प्रिंग्स हमारे पीने वाले पानी का एक बहुत बड़ा आधार थे। आज वो स्प्रिंग वैनिश हो रहे हैं, हमें बहुत ज़बरदस्त किल्लत महसूस करनी पड़ती है पीने के पानी की उपलब्धता के लिए। दूसरी तरफ उनका कहना है कि हमारी पटैटो की खेती, हमारी राजमा की खेती, हमारे एप्पल की खेती, अगर आप हिमालय के क्षेत्र के लोगों से आज जा कर के मिलेंगे, वहाँ पर सेब की खेती, आलू की खेती और राजमा की खेती के लोग, किसान इस वजह से परेशान हैं। उनका कहना है कि हमें मानसून रेन के ऊपर आज रिलाई करना पड़ रहा है, जो हम नहीं करते थे। वो ये कह रहे हैं कि हम मार्च में खेती शुरू करते थे सब्जियों की और बाकी चीज़ों की, जो हम सितंबर में जाकर के हार्वेस्ट करते थे। उसका कारण हुआ करता था कि ये वो समय होता था जब ग्लेशियर मेल्ट करता था। उनका कहना है कि जब ग्लेशियर मेल्ट करता है तो उसका वाटर सीप इन होता है, उसका पानी ज़मीन में रिस जाता है, जिसकी वजह से वो पौधों की जड़ों को मिलता है और हमें इस पानी की ज़रूरत रहती है ऑलवेज। उनका मानना है कि हमें यहाँ पर मानसून की कोई यूटिलिटी फील नहीं होती, क्योंकि मानसून यहाँ पर रेन की फॉर्म में आता है, बहुत ही फ्लैश, बहुत ही फास्ट रेनफॉल होती है। आधे घंटे के लिए बरसात, पौने घंटे के लिए बरसात होती है। इतना हैवी डाउनपोर होता है कि वो जड़ों को पानी देने की बजाय जो अपर लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल है उसने अपने साथ शीट इरोजन के माध्यम से बहा करके ले जाता है। वो इरोजनल एक्टिविटी को जन्म देता है, वो सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करता है और लैंडस्लाइड्स और एवलेंचेस को एक्टिवेट करता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। इसकी वजह से हमारी फसलों की प्रोडक्शन में निरंतरता गिरावट आती चली जा रही है, क्योंकि आज ग्लेशियर्स लॉस्ट होते चले जा रहे हैं, जबकि इन्हीं ग्लेशियर्स का मेल्टेड वाटर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि ये सीप इन होकर के मॉइस्चर को जन्म देता था। और हिमालय में सर्वाइव करने के लिए ये मॉइस्चर एकमात्र जरिया है जिसके माध्यम से आप खेती कर सकते हैं। वर्षा के जल पर आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो पीने की पानी की स्कार्सिटी आ गई वहाँ के लोकलाइट्स को। सेकंड, उनके एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशनल पर्पसेस के लिए जो स्नो मेल्ट से पानी मिला करता था, उस चीज़ का उनको नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर। ये ज़बरदस्त कहानी है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको खंगपा, आप लद्दाख के रीजन में जाएं, वहाँ पर आपको ख़ास तौर पर ऐसी ट्राइब्स मिलेंगी, जैसे मैंने खंगपा ट्राइब की बात की। इनका काम क्या है, ये पश्मीना वुल देने वाली बकरियों को रियर करते हैं। तो ये किस बात पर निर्भर करते हैं, ये ग्रेजिंग ग्राउंड पर निर्भर करते हैं। और मैंने आपको यही बताया कि पास्चर लैंड लॉस हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो ये रहा कि पहले ये हुआ करता था कि जिन क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ा करती थी, जब बर्फ़ वहाँ से रिट्रीट करती थी तो पानी सीप इन होता था, वहाँ से ग्रास उभरती थी। वो ग्रास उभर करके आती थी तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल पास्चर लैंड, यानी कि चारे के लिए ग्राउंड तैयार होते थे, और वहाँ पर ये बकरियाँ और वो भेड़ें घास चरा करती थी, जिनके दम पर वो ट्राइब्समैन अपनी लाइवलीहुड अर्न करते थे। उनका कहना है कि अब क्योंकि
इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से वो ग्रासलैंड्स वहाँ से वैनिश हो रहे हैं। इसकी वजह से अब हम चरवाहे का काम नहीं कर सकते, तो क्योंकि हमारे पास चराने के लिए पास्चर लैंड नहीं है, इसलिए मजबूरी में अब हमें सेटल्ड लाइफ बितानी पड़ रही है। उनका कहना है कि जब हम सेटल्ड हो रहे हैं लद्दाख के रीजन में, तो सेटल्ड होने का अब ये नतीजा निकल करके आ रहा है कि हम मोस्टली जो स्वैम्प एरियाज़ हैं, हम उन स्वैम्प एरियाज़ को एग्रीकल्चर में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और जो ग्लेशियर्स पिघल कर के आकर के जो स्ट्रीम्स आती हैं, उन स्ट्रीम्स के वाटर से हम उन्हें इरीगेट कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, हम वहाँ पर बस रहे हैं, वहाँ पर खेती कर रहे हैं। इसका नुकसान यहाँ पर ये हो रहा है कि उन स्वैम्प, उन मार्शेज़ में जो इन्वर्टेब्रेट्स और जो इंसेक्ट्स रहा करते थे, जिन इन्वर्टेब्रेट्स और इंसेक्ट्स को फीड करने के लिए वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आया करते थे, वो इंसेक्ट्स और इन्वर्टेब्रेट्स आर एग्रीकल्चर की वजह से, क्योंकि वो कम्युनिटीज़ वहाँ पर सेटल हो गई हैं, वो ड्रेन्ड एरियाज़ हो गए हैं, अब वो वेल ऑर्गेनाइज्ड खेत बन गए हैं, इसकी वजह से वहाँ से वो सारे इंसेक्ट और इन्वर्टेब्रेट्स सफाया कर दी गए। इसकी वजह से वो जो मार्शेज नेचुरल हैबिटेट होता था माइग्रेटरी बर्ड्स का, एक तो वो छिना, दूसरा जो उनका फूड होता था वो छिना, वो सर्वाइव नहीं हो पाए। इसकी वजह से अल्टीमेट इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि वो अब नहीं जीवित रह सकते। अगला उनका मानना है कि वो कहते हैं कि हमने ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि बहुत तेज़ी से एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि जब हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे तो हमने ये देखा कि स्नो लाइन, पहले ये जो पर्वत हुआ करता था, ये पर्वत के इस क्षेत्र तक स्नो लाइन होती थी, मतलब यहाँ पर बर्फ़ पड़ा करती थी, यहाँ तक बर्फ़ रहा करती थी। वो ये कह रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एल्टीट्यूड ऑफ स्नो लाइन बढ़ता जा रहा है। एल्टीट्यूड ऑफ स्नो लाइन, पहले स्नो लाइन यहाँ थी, अब स्नो लाइन यहाँ है, अब स्नो लाइन यहाँ है। वो ये कह रहा है कि हर एक जानवर का अपना एक टेम्परेचर एनवेलप होता है, जिसके यानी कि एक थर्मल निच होता है जिसको वो ऑक्यूपाई करता है, जहाँ पर वो रहता है, फिर वहाँ पर उसका शिकार भी रहता है, दोनों एकजुट वहाँ पर रहते हैं। वो ये कह रहा है कि स्नो लाइन के अल्टीट्यूड के इंक्रीज़ होने की वजह से हो ये रहा है कि उस स्नो लाइन में जीवित रहने वाले जो जानवर हैं वो भी उसी के तहत ऊपर की ओर जाते चले जा रहे हैं, तो उनका एरिया भी स्क्वीज़ हो रहा है। जैसे कि मार्मत और स्नो लियोपार्ड की वो बात करता है, स्नो लियोपार्ड इन मार्मत को खाता है। वो ये कह रहा है कि जब ये निच इनका रिड्यूस होते जा रहा है, इनका स्पेस कम होते जा रहा है, तो वहाँ पर हम बसे हुए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो जो जिन्हें लियोपार्ड खाता है वो मरमत आकर के हमारे खेतों में फसलें खा रहे हैं और स्नो लियोपार्ड आकर के हमारे मवेशियों को खा रहा है। तो इसकी वजह से वो हमारे लाइफ स्टॉक को खा रहा है, और जिनको लियोपार्ड खाता था वो आके हमारी फसलों को खा रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से गुफाओं में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले जानवर हैं जिन्हें लियोपार्ड खाता है, तो वो हमारी फसलों का नुकसान कर रहे हैं। इस तरह से ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बहुत तेज़ी से आज हिमालय में बढ़ते हुए आप देखेंगे। अक्सर आप देखेंगे किसानों को लियोपार्ड से जूझते हुए, कई वीडियोस इसके रिलीज़ हुए हैं जिसमें रात के अंधेरे में लियोपार्ड पकड़ने आया है उसको, जो जानवर है, या तो कोई बकरी है या कोई भेड़ है या फिर कोई बफेलो है या फिर जो काऊ है, और आप देखेंगे किसान डंडे लेकर के उसे मारते हुए पाए जाएंगे। और आप अक्सर देखेंगे किसानों ने कई बारी अर्जियां लगाई, कई वीडियोस बीबीसी में भी आए हैं जिसमें किसान मरमतों के द्वारा ख़राब की हुई फसलों को लेकर के रो रहा है कि मेरी सारी फसलें ये लोग खा गए, बर्बाद कर गए। ये किसकी वजह से हो रहा है? स्नो के मेल्ट होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्नो लाइन का अल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट है वो क्लोज आते जा रहा है, क्योंकि उनके लिए स्पेस कम होते जा रहा है, तो आज वो वहाँ घुस रहे हैं आकर के जाकर के जहाँ पर उनका स्पेस नहीं था। ये भी एक नुकसान की परिस्थिति में यहाँ पर देखा जा रहा है। अगला कारण यह है कि जितनी तेज़ी से स्नो मेल्ट होता जा रहा है, वो ये कहते हैं, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय तक खेती बाड़ी और पानी के लिए स्नो मेल्ट पर ही रिलाय करते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब हमें वेट करना पड़ता है मानसून का। जैसे लद्दाख के लोगों का कहना है तो हम तो स्नो मेल्ट पे ही रहा करते थे, और लद्दाख में सही मायने में देखा जाए तो वेजिटेबल और फ्लावर ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उनका कहना है कि जब अब हम यहाँ पर मानसून पे रिलाई कर रहे हैं, ये हमारे लिए श्राप है। मानसून इज़ नॉट गुड फॉर द लद्दाख, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारी माउंटेन स्लोप सारी बेयर हैं, यहाँ पर कोई वेजिटेटिव कवर नहीं है, कोई ट्री नहीं है। तो जब अब यहाँ पर स्नो मेल्ट हो चुकी है जिसकी वजह से स्लोप्स अनस्टेबल हो चुकी हैं, इन अनस्टेबल स्लोप्स में मानसून का रेनफॉल का आज ज़्यादा दौर बढ़ गया है। आज इरेटिक रेनफॉल है जो कि हैवी डाउनपोर कर रही है, वो सारी की सारी उन अनस्टेबल स्लोप्स को अपने साथ बहा करके लेकर के आ रही है, जिसके तहत जो हमने फर्टाइल सॉइल यहाँ रेडी की हुई है वो उसको बर्बाद कर रही है, उसको कवर कर रही है। इससे भी हमारी लाइवलीहुड बर्बाद हो रही है, तो हमारी लाइवलीहुड हर तरह से छीन रही है। वो ये कह रहे हैं कि जास्कर नदी के अराउंड, जास्कर जो रिवर वैली आ जाती है, इसके आसपास कई छोटी छोटी स्ट्रीम्स हुआ करती थी, हम इसके आसपास रह करके अपनी जीवन यापन करते थे। उनका कहना है वो सारी स्ट्रीम्स आज सूख गई क्योंकि ग्लेशियर ही मेल्ट हो गए। अब हमें नदी के किनारे जा करके बसना पड़ा है, हमें अपने 500, 1000, 1500 साल पुराने गांव छोड़ना पड़ गया परमानेंटली। इससे वो कह रहे हैं कि हम पर कल्चरल हैवॉक हुआ है,
हम पर कहर ढहा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर पूरा बिखर गया। हमें एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा, क्योंकि पीने को एक बूंद भी पानी नहीं था। तो हम खेती कहाँ से करते, जबकि हम पूरे मुख्य भारत से 4 से 6 महीने के लिए कटे रहते हैं। हमारे पास कोई और जरिया ही नहीं है। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सेना ही आकर के हमें बचाती है, फूड के पैकेट्स देती है, और इसके तहत हम बच पाते हैं। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय की बर्फ़ पिघलने से ज़बरदस्त पैमाने पर हिमालयन लोगों, 77 मिलियन पॉपुलेशन हिमालय में बसती है, और हिमालय से गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस नदियां सिंचित हैं, और वहां पर 848 मिलियन जनसंख्या बसती है। 848 मिलियन जनसंख्या हिमालयन बेल्ट से आने वाली नदियों पर बसती है, जिसमें बांग्लादेश भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, पाकिस्तान भी उधर से इंक्लूड कर रहा हूं। और दूसरी बड़ी बात, अकेले हिमालय की बात करें, 77 मिलियन लोग, 77 मिलियन लोग इस समय दांव पे लगे हैं, और वो नदियां दांव पर लगी हैं। आज आपने देखा होगा एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ चुके हैं। एक्सट्रीम इवेंट बढ़ने का कारण क्या है? आज नदियों में या तो एक्सट्रीम वाटर है तो फ्लड की कंडीशन, या फिर एक्सट्रीम ड्राइनेस है। उसका कारण वो ये बता रहे हैं कि कारण ही ये है इसका कि जब आज विंटर में जो स्नोफॉल होती थी वो घट चुकी है, समर्स के दिन बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से हो ये रहा है कि ग्लेशियर जल्दी और ज़्यादा, तो जल्दी और ज़्यादा मात्रा में पिघल रहा है। इसकी वजह से जो वो पहले रिस रिस करके, बूंद 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 करके स्ट्रीम्स देता था, बूंद बूंद करके नदियां देता था, आज वो भी इमीडिएट सेंस में ज़्यादा चंक में पानी डाल रहा है नदी में। तो स्ट्रीम्स तो उड़ी गई, अब रिवर ही हैं, और जो रिवर्स में ज़्यादा चंक में एकदम से पानी आ रहा है वो एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करता है, जिसकी वजह से एकदम से रिवर में वाटर आता है। जबकि जिस समय में सही मायने में पानी चाहिए, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, उस समय तक ग्लेशियर पीछे जा चुके होते हैं, पानी नदियों में घटा होता है। अब आप देखें उत्तर भारत की नदियों में पानी कितना घटा होता है, और उस समय में वो कह रहे हैं दूसरा फिनोमेना ये हो रहा है कि ग्लेशियर पीछे खिंच गए। जिस ग्लेशियर कम हुए तो ग्रासलैंड कम हुए। ग्रासलैंड स्लोप्स को बाउंड करके रखते थे, क्योंकि घास की जो जड़ें हैं बड़ी घातक, स्लोप्स को बाउंड रखते थे। ग्लेशियर ही घट रहे हैं, है ही नहीं तो ग्रास नहीं, ग्रास नहीं तो स्लोप्स बेयर्ड हैं। और ऐसे में जब मॉनसून एरेटिक है और वो उन हिमालय पे पड़ता है, और वो हिमालय की ढलानों से वो मॉनसून अपने साथ मिट्टी और डेब्रिस को काट के ला करके वाटर शेड की फॉर्म में वाटर रिवर्स में शेड करता है, और वो वाटर जब डेब्रिस के प्रेशर में और इन्हांस्ड मॉनसून के वॉल्यूम के साथ जब नीचे आता है, तो गंगा के मैदानों में आपने फ्लैश फ्लड्स आज आपने भी देखे। इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ की परिस्थितियां उत्पन्न आपने देखा नहीं, सिर्फ 2-3 दिन ही हिमालय में बारिश होती है और नीचे फ्लड के आसार बन जाते हैं। गंगा के मैदानों में फ्लड के आसार, कारण घास के मैदान तो उड़ा दिए सारे। आपने पढ़ा होगा, अभी थोड़े दिन पहले एक साइंटिस्ट ने लिखा था कि जो डीप गॉर्जेस हैं उनके अराउंड घास के मैदान तैयार करने बहुत ज़रूरी। उनके अराउंड घास के मैदान तैयार होंगे तभी वो स्टेबल होंगी। अगर वो स्टेबल होंगी तो वहाँ पर मानसून की बारिश स्टेबल होगी, क्योंकि रूट्स में पानी रिस जाएगा। दूसरी बात, अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ग्लेशियर्स का पिघलता होना पानी भी रिस जाएगा। रिसने की वजह से उन गॉर्जेस को इमीडिएट सेंस में उतना पानी नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर एक ह्यूमिडिटी रिजिम बना रहेगा, एक सैचुरेशन का लेवल वहाँ पर बना रहेगा। इसकी वजह से एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस कभी भी क्रिएट नहीं होंगी। इसकी वजह से रिवर रिजिम में भी स्टेबिलिटी रहेगी, और सराउंडिंग रीजन में जो स्लोप है वो भी स्टेबल रहेगी। हमें रिवर रिजिम भी स्टेबल रखना होता है, स्लोप्स को भी स्टेबल रखना होता है, क्योंकि रिवर की इकोलॉजी को ट्रीट करने के लिए ऑल इन ऑल होल सिस्टम को हमें रिवर इकोलॉजी में रिवर बेसिन अप्रोच अपना करके उसकी इकोलॉजी को सेटल करना पड़ता है, वरना रिवर कभी भी टिक नहीं पाती। तो एक ये नतीजा है। फिर आज आप देखेंगे पूरे भारत के उत्तरी क्षेत्र में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एकदम से नदियों में पानी और एकदम से वर्षा, फिर दूसरा एकदम से पानी कम, एकदम से सूखा। तो एक्सेस ऑफ वाटर, अल्टीमेट स्कार्सिटी ऑफ वाटर। सो एक्सट्रीम ऑफ रेनफॉल, अल्टीमेट लैक ऑफ रेनफॉल। एक्सट्रीम वाटर स्पेल्स, देन द एक्सट्रीम ड्राई स्पेल्स। तो इरेटिक सेंस ऑफ रेनफॉल बढ़ गया, इरेटिक वाटर सप्लाई बढ़ गई। इससे आपको पता होना चाहिए कि उत्तर भारत फूड बास्केट है पूरे भारत का। गंगा की घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ग्रीन रेवोल्यूशन रीजन से जाना जाता है, और ये डिपेंड है इरिगेशन पे। इरिगेशन अल्टीमेटली डिपेंड है रिवर पे, रिवर के द्वारा आई नहरों पर। और दूसरी बात, ग्राउंड वाटर टेबल मेंटेन हुआ है, और अगर वो हिमालय के ग्लेशियर रिट्रीट हुए तो आप समझ लीजिए कि नदियों का क्या होगा। और नदियों का जो होगा उससे सीधा परिणाम क्या निकल करके आएगा, सिंचाई पे। सिंचाई का सीधा असर पड़ेगा खेती बाड़ी पर, खेती बाड़ी से सीधा असर पड़ेगा आपकी लाइवलीहुड पर और आपकी फूड सिक्योरिटी पर। तो हिमालयन ग्लेशियर का ये भी एक इंपॉर्टेंट संबंध है। दूसरा, बड़े पैमाने पर आज की डेट में भारत रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की ओर जा रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की ओर आप तभी जा सकते हैं अगर पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर आपको मिलता रहे। पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर आपको मिलता है रिवर से, रिवर को वो वाटर मिलता है स्नो मेल्ट से, और स्नो मेल्ट में अगर
इरेटिक कैरेक्टर आ जाता है और ग्लेशियर की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो आप कंटिन्यूअस वाटर प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे, जिसके लिए आपने हज़ारों लोगों को विस्थापित किया था और कई कई हज़ार किलोमीटर हिमालय डुबा दिए थे, कई कई लाख हेक्टेयर जंगल आपने उड़ा दिए थे, तो वो सब फिर यूजलेस हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने कल भी पढ़ाया था कि तेजी से इन ग्लेशियर के पिघलने की वजह से वाटर टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है। इस वाटर टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि ट्रॉट फिश की नस्लें खत्म हो रही हैं और सैल्मन फिश की नस्लें भी वहाँ पर खत्म हो रही हैं। तो इस तरह से एक्वेटिक लाइफ में भी एक ज़बरदस्त अंतर आ रहा है। आपने पहले ही देखा है, प्रदूषण और तापमान में कमी की वजह से गंगा की डॉल्फिन तो पहले ही उड़ गई। गंगा की डॉल्फिन का तो आपने काम पहले ही तमाम कर दिया, वो तो नज़र में ही नहीं आ रही। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वाटर स्कार्सिटी का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है आपने देखा, लाइवलीहुड पर, एग्रीकल्चर पर, क्रॉप्स पर, फूड सिक्योरिटी पर, गंगा के मैदान पर, और एक्सट्रीम कंडीशंस कितनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। मोर अनस्टेबल स्लोप्स, तो वो तो मैंने अभी आपको बताया। देखिए उत्तराखंड की एक खासियत है, हिमालय पूरा ही तरुण अवस्था में। हिमालय एक तरह का यंग माउंटेन स्टेज। तो यंग माउंटेन में जब आप एवरीडे बढ़ रहे हैं, तो जब आप एवरीडे बन रहे हैं तो वो स्ट्रेंथ अभी अचीव नहीं होती, क्योंकि आप तो इंक्रीज हो गए हाइट में, वहाँ पर फोल्डिंग हुई तो आप इंक्रीज हो गए। उस फोल्ड को आइसोस्टेसी अचीव करनी है, अभी उसको बैलेंस अचीव करना है, उसको कंटेंट से फिल होना पड़ेगा। तो इसकी अभी तो वो ऊपर से फोल्ड बन गया ना, अंदर मलबा तो भरना है, अंदर तो मटेरियल डालना है। जैसे आपने कॉपी के 2 पेजेस ऐसे मोड़ दिए, लेकिन वो मजबूत तो तब होगा जब अंदर भी मैटर आ जाएगा उसके पूरा। इसके लिए जब आप नई अवस्थाओं में होते हैं, आपको समय लगता है मजबूत होने में। तो हिमालय की ऑल द टाइम फोल्डिंग कैपेबिलिटीज़ और जो उसकी यंग एजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ऑलरेडी ही उसकी फ्रेजाइल इकोलॉजी के लिए, उसकी अनस्टेबल स्लोप्स के लिए। दूसरा, फिर हिमालय सिस्मिक जोन 4 और 5 में फॉल कर रहा है, उत्तराखंड का वो सारा रीजन। इसकी वजह से अर्थक्वेक के चांसेस ऑलवेज बने रहते हैं, सिस्मिसिटी वहाँ पर बनी रहती है। फिर आपने रिजर्वायर बड़े बड़े बना दिए, जिसकी वजह से सिस्मिसिटी इंड्यूस होती है, प्लेट्स जो हैं वो डिस्टेबलाइज होती हैं। चौथा, वहाँ पर रवि चोपड़ा कमेटी सरेआम ये कहती है कि क्रशर्स के माध्यम से टनल्स खोदी जाएं। अगर आपको 4 धाम यात्रा की सड़क बनानी है या आपको कोई रास्ता निकालना है, तो क्रशर मशीन्स को ला करके पहाड़ की क्रशिंग की जाए। लेकिन सस्ती कामकाज के लिए आज भी ठेकेदारों का सरकारी तंत्र से नेक्सस है। बम ब्लास्टिंग वहाँ पर रैम्पेंट है और बम ब्लास्टिंग के माध्यम से आप सड़कें काट रहे हैं। एक बम ब्लास्ट की वजह से पूरी स्लोप डिस्टेबलाइज होती है, सिस्मिसिटी आती है। और मान लीजिए कि ये माउंटेन का स्लोप है और इस पर ये ग्लेशियर रेस्ट है। जब इसमें सिस्मिसिटी इंड्यूस होगी और ग्लेशियर के और इसके बीच में मूवमेंट होगी, देन वॉइड स्पेसेस विल क्रिएट, देन एयर विल टेक इट्स स्पेस, देन द वाटर विल क्रिएट। जैसे ही एयर ने स्पेस ले लिया, बर्फ के जमीन के बीच में पानी बनना तय है। और जब वहाँ पर पानी बना, ग्लेशियर को फ्रिक्शन मिलेगा, अल्टीमेट ग्लेशियर को स्मूथनेस मिलेगी, ग्लेशियर की मूवमेंट बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेगा और उस पिघलने को ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर और सपोर्ट कर रहा है। तो हम इस तरह की सिस्मिक एक्टिविटी वहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन किए जा रहे हैं। डैम बनाने की वहाँ पर कई इलाकों में अनुमति नहीं है, डैम बन रहे हैं। और सबसे घातक परिणाम यहाँ पर यह है कि डैम में अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई इंस्टॉल्ड ही नहीं है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में और तपोवन प्रोजेक्ट में कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ही नहीं था। इससे पता लगता है कि डैम की हालत क्या चल रही है इस समय। 62 प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर, 62 के ऊपर अभी कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है कि जिन नदियों से पीछे से पानी आ रहा हो, नदियों की लेक में अगर जल स्तर बढ़ जाए तो वार्निंग कोई जा सके लोगों को। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, पानी जितना मर्जी भरता रहे। यहाँ पर हम चूक रहे हैं। तो माउंटेन स्लोप को स्टेबल करने का एक तरीका था जो प्रकृति ने किया। पहला सबसे भयंकर तरीका, पेड़, ट्रीज। और ट्रीज भी आपने देखा वहाँ पर कैसे लगते हैं, स्टेबल ट्रीज जो उन स्लोप्स को बाउंड करके रखें। लेकिन हमने क्या किया, आज हाईवे पेनिट्रेशन तेज़ी से हो रहा है। स्ट्रेटेजिक लिंक के नाम पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर को आपको अच्छे से वॉच करना, उसके लिए आप सड़कें निकाल रहे हैं। फिर 4 धाम यात्रा के लिए जो हाईवे, इसकी केस चला था 2013 में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मैं बता दूं, सरकार को लिमिट किया है कि विड्थ 5.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते आप। 4 धाम जो रोड है उसकी विड्थ 5.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन आज आप वैष्णो देवी जाइए और आप सड़क का विड्थ देखिए, सड़क का लेवल देखिए, आप वैष्णो देवी तक पहुंच जाते को पहाड़ ही नहीं आता। आप देखिए, ऐसा लगता है जैसे सारे पहाड़ काट करके उस रोड के नीचे ही बिछा दिए मिट्टी के तौर पर। आप पूरा कटरा तक चले जाएंगे, वो पहाड़ नहीं है, कटरे में जाके कटरे वाला पहाड़ है बस, वो वैष्णो माता वाला। इसी तरह से आप इधर से शिमला जाइए, आप परवाणू से शुरू हो जाइए, मुझे को पहाड़ दिखा दीजिए। जो हालत कर दी है सराउंडिंग रीजन की, कहीं आसपास कुछ नजर में नहीं आया, सीधा सपाट कर दिया। आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस कितना क्रिएट होता है।
एक तरफ से आप हिमालय को इतना काटते जा रहे हैं तो उसकी आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से उसमें ट्रेमर्स बढ़ रहे हैं, सिस्मिसिटी और ज़्यादा इंड्यूस हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट। फिर डैम के प्रेशर, रेजरवायर का लेवल कितना, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भाखड़ा नंगल डैम बनाया, उसका रेजरवायर किधर तक जाता है आप देखिए। महाराणा प्रताप सागर डैम, यहाँ पर पौंग डैम, उसका रेजरवायर किधर तक जाता है देखिए। तो इतने, उधर से गोविंद सागर डैम आपने बना रखा है हिमालय में, तो थीन डैम ले ले, पौंग डैम ले ले, नंगल डैम ले ले, भाखड़ा नंगल डैम, समुंदर से बड़े तो रेजरवायर हिमालय में बना दिए, इतना हिमालय इनंडेट कर दिया हुआ है, उसका सिस्मिक लेवल क्या रहता है, उसकी स्टेबिलिटी का लेवल क्या रहता है। और ऊपर से वो यंग फोल्डेड माउंटेन है, डैम बनाया हुआ है किस पे, जो चीज़ खुद अभी ऊपर की ओर जा रही है। तो इसकी वजह से साइंटिस्टों का कहना है कि उसकी स्लोप्स अनस्टेबल है, ट्री कटिंग हो रही है, पहाड़ों की कटाई हो रही है, ब्लास्ट, माइंस ब्लास्ट किए जा रहे हैं और दूसरे ब्लास्ट वहाँ पर किए जा रहे हैं सड़कें बनाने के लिए। घास के नेचुरल ग्राउंड खत्म हो गए क्योंकि ग्लेशियर ही रिट्रीट कर गए, इसकी वजह से सॉइल को बाउंड करने वाला कोई एलिमेंट रह ही नहीं गया। इसकी वजह से आप आज जालियाँ, मैश लगाते हैं, सारी चीज़ें बांधते हैं, लेकिन उसका कोई उपाय बन नहीं पा रहा। हालांकि वो यूटिलिटी सही है, क्योंकि मेन एस्पेक्ट ये है कि एक छोटा पत्थर निकलेगा, वहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, तभी सारा पहाड़ निकलना शुरू होगा। तो इसलिए जाली बांध दी जाती कि एक भी पत्थर ना निकल पाए, या निकल पाए तो वहीं टिक जाए। आपको मैं एक बात बता दूं, ग्लेशियर पिघलने का एक बड़ा खूबसूरत ट्रेंड है। इतने बड़े बड़े ग्लेशियर के कॉलम है ना, उनके सामने जो छोटा कॉलम लगा है, पानी में कोई वीडियो देखना, जैसे ही पानी में ये वाला कॉलम गिरता है सारा ग्लेशियर गिरता है। जानते हो क्यों? गाड़ी जितनी बड़ी हो उसके पहियों को एक छोटे से पत्थर ने टिकाया होता है, पत्थर निकाला गाड़ी गई। नोटिस किया आपने ये चीज़? इसी तरह से वो जो छोटा सा स्टैंड है ना, जैसे दरवाजे में लगा स्टॉपर, ग्लेशियर की स्टेबिलिटी के लिए वो है असली खेला। वो छोटा सा गया, बड़ा मास चंक आप ग्लेशियर का गिरते हुए देखेंगे, क्योंकि उसने टिका दिया था उसको, ग्लेशियर ने उसे बनाया ही था अपने टिकाने के लिए। लास्ट मोमेंट में पानी और ग्लेशियर के बड़े मास के बीच में वो छोटा सा पिलर जिसने ग्लेशियर को रोका था, वो जैसे ही जाता है सबसे पहले वो ब्रेच होता है, वो जैसे ही ब्रेच होता है पूरा ग्लेशियर जाता है। ऐसे ही आप देखें तो हिमालय ग्लेशियर्स में जो कॉर्नर्स हैं, जो फ्रंट मास है जिसने ग्लेशियर को बैलेंस कर रखा है, वो जैसे ही कटता है पूरा मास खिसड़ जाता है नीचे की ओर। ये दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और इस तरह की छोटी ट्रेमर से आपने अभी नोटिस किया, ये जो घटना यहाँ पर हुई है सारा, आपने उत्तर भारत में पंजाब में पिछले 10 दिन 15 दिन के अंदर 2 बार भूकंप के झटके फील किए हैं, ट्रेमर्स फील किए हैं। तो सिस्मिक सिटी इंड्यूस हो रही है किसी ना किसी वजह से, ये हम देख रहे हैं। और ये प्रमाणित करता है कि अभी ये तरुण क्षेत्र है, अभी ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं। इट इज़ अ सिंपल एविडेंस। तो स्लोप्स को आज अल्टीमेट लेवल पे स्टेबल करना होगा, उनकी फेंसिंग करनी होगी, पहली बात। रिटेंशन वॉल्स वहाँ पर आज लगानी होंगी। दूसरी बात, उनकी ग्रिपिंग करनी होगी। IITs ने रिकमेंड किया है कि इनकी ग्रिपिंग कर दो। आप देखना पत्तियाँ लगा के ग्रिपिंग की होती है, नेट का मैश लगाना होगा वहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें न्यू एंड इनोवेटिव वेज निकालने पड़ेंगे ऐसे स्पिरिचुअल या अदर प्लेसेस पे जाने के लिए। चाहे आप ट्रॉली लेकर के आ सकते हैं, कोई भी और तरीका ले, इकोलॉजिकली बेस्ट तरीके ला सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उतने पहाड़ पर आप खच्चरों पर जा सकते हैं, किसी और साधन पर जा सकते हैं, तो एक लंबी यात्रा भी उस लेवल पर तय हो सकती है। हम इकोलॉजिकली स्टेबल चीज़ें कैसे ला सकते हैं, ये ज़रूरी है। अब आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं कि अब अगर आपको धर्मशाला या मकलोडगंज जाना तो इतने दिन पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको बनाना पड़ेगा कि ट्रैफिक मेंटेन हो जाए। जैसे उन क्षेत्रों में जाकर के अगर छोटी गाड़ियां चल सकती हैं, आप ऐसा भी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि सिर्फ 2 सीटर गाड़ियां ही हैं जो इससे आगे आपको लेकर के जाएंगी, इसके आगे आपको और कोई नहीं लेकर के। आपने रूल बनाया दरबार साहिब में आज जाएँ तो 1 लिमिट के आगे आप गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते, रुका। वहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रिक वैन लेकर के जाते हैं आपको। तो हमें ये रूल्स आज जो भी लगे सुनने में इम्पॉसिबल, यही सच है, ये करना पड़ेगा। अगर हम माउंटेन स्लोप्स को स्टेबल बनाना चाहते हैं, अगर हम वहाँ पर एग्जॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, वहाँ पर कंटेमिनेशन कम करना चाहते हैं, हमें एक लिमिट पर सारे वाहन रोकने हैं। और उसके बाद सिर्फ या तो ट्रॉली से यात्रा हो सकती है, या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो किसी तरह का प्रेशर रोड पर ना क्रिएट करें, जो 2-2 4-4 लोगों को लेकर के जाएँ। इस तरह के हल समाधान नहीं निकाले तो हिमालय बचना इम्पॉसिबल है, ये मुझसे आप लिखवा लीजिए। वैनिशिंग राइज इन ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड्स, ये तो मैंने बता ही दिया। जितने ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे उतनी ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स फॉर्म होंगी, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर ग्लेशियर लेक्स के बनने की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है। हिमालय में तो ये ग्लेशियर लेक इतनी बन रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ, 1971 से लेकर के 2014 के बीच में, ध्यान से सुनना ये लाइन, इन ग्लेशियर लेक के वाटर का वॉल्यूम 20 गुना बढ़ गया है, 20 टाइम्स इंक्रीज कर गया है। नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक तो इंक्रीज हुई हैं, उनका वॉल्यूम 20 टाइम बढ़ गया है। अब वो किधर पहुंच चुकी हैं आप अंदाजा लगा दीजिए। एक दिन वो पूरे ग्लेशियर लेक्स ही होंगी,
और उन लेक्स में एक अवलांचे आकर के गिरा तो नदी क्या होगी, और फिर जब नदी वो होगी तो आप क्या होंगे। सोचिए फिर भाखड़ा नंगल का क्या होगा। अभी तो 11 किलोवाट बिजली पैदा करने वाले बांध बहा है तो ये हुआ, और जिस जमाने में वो बांधों का वो होगा तो फिर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड्स के केसेस बढ़ चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसका रीज़न है, अर्थक्वेक एक इसका रीज़न है, सिस्मिक एक्टिविटीज़ इसका रीज़न है, सैंड माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए ब्लास्ट किए जाने वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रीज़न है, अनस्टेबल माउंटेन स्लोप्स इसका बहुत बड़ा रीज़न है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो और ग्लेशियर मेल्ट तो इन्हीं सारे कारणों से हो रहा है, ये सारे कारणों से ये बढ़ चुके हैं। वैनिशिंग माउंटेन स्प्रिंग्स मैंने पहले ही बता दिया, इन्हें कहा जाता है हिमालय के जीवनदायिनी स्रोत। माउंटेन स्प्रिंग्स जीवन है वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर ऐसे खड्डा पंजाब की तरह बोर तो नहीं कर सकते, खड्डे खोद के पानी तो वहाँ आता नहीं, वहाँ पे तो चो बहती हैं, वहाँ पे तो देखना आप सीमेंटेड की नालियाँ सी बनी रहती हैं, उनमें बर्फ़ पिघल करके तेज़ी से पानी आता है, उसे एक पंप हाउस में रेगुलेट करके पूरे धर्मशाला शहर को दिया जाता है। आपने ये नोटिस किया होगा, आप कंडी विलेज में चले जाना, वहाँ पर वो लगा हुआ है। और इन्हीं के माध्यम से आपने देखा होगा बैम्बूज लगे होते हैं, लोग आप देखेंगे बाल्टियाँ लगा देते हैं वहाँ पर पहाड़ के किनारे, टिप 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 पानी वहाँ पर पड़ता रहता है। आपको उसका महत्व उतना नहीं समझ आता, आप तो 25 रुपये की पानी की बोतल खरीद कर पी लेंगे, लेकिन जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनसे पूछ करके देखिए उनकी इकोनॉमी में, उनकी लाइवलीहुड में उसका रोल क्या है। इसलिए वो हिमालय में है, जिन हिमालयों से नदियाँ बह रही हैं, और उन्हीं नदियों के क्षेत्र में रहने वाले लोग बूंद बूंद पानी पहाड़ के किनारे खड़े होकर के अपनी उन बाल्टियों में भर रहे हैं जो गगन डालडा का डब्बा मुक्त हुआ है। आपने ये नोटिस अक्सर किया होगा। और हैंड पंप के पास किनारे औरतें जा रही होंगी सर पे मग रख के, डब्बे रख के, क्यों जाना पड़ता है उन्हें, जबकि आप हैरान हो जाएंगे नदी तो इतनी बड़ी बह रही है, हम तो यहीं से गुजर रहे हैं। ये मजबूरियां हैं जीवन की, आई बात समझ में। और वो हो रहा है क्योंकि माउंटेन स्प्रिंग्स तेजी से वैनिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ओके, अगला राइज इन एक्सट्रीम रेनफॉल। ये तो हमने ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन एस्पेक्ट तो है ही है, क्योंकि टेम्परेचर आप रेज कर रहे हैं, इसकी वजह से एवेपोरेशन हो रहा है, एवेपोरेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा तो बादल भी बनेंगे, और बादल तेजी से बढ़ रहे हैं तो फिर रेनफॉल का केसेस एक्सट्रीम हो रहे हैं। बट रेनफॉल के स्पेल्स कम हो गए, रेनफॉल का रिजिम कम हो गया, रेनफॉल की सर्टेनिटी कम हो गई, रेनफॉल के टाइम कम हो रहे हैं, कम समय में हो रही है, कम स्पेल्स हैं, रिजिम कम है, बट हो धमाकेदार रही है, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, इवेपोरेशन इमीडिएट हो रही है, एकदम घातक कन्वेक्शन करंट बन रहे हैं, एकदम घातक कंडेंसेशन इमीडिएट, और इमीडिएट क्लाउड बस्ट, हैवी डाउनपोर। आई बात समझ में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, किसी को लाभ नहीं मिल रहा, पानी पड़ रहा है समुद्र में जा रहा है, मिट्टियां बहा रहा है, शीट इरोजन, गली इरोजन, लैंड इरोजन, सिर्फ इरोजन ही इरोजन। पानी रोक नहीं पा रहे हम खेतों में, क्योंकि हमने चेक डैम्स नहीं बनाए, हमने बांध नहीं बनाए, हमने सारे नेचुरल ओरिजिनल 25-25 हज़ार साल पुराने हमारे रिजर्वायर सारे सपाट करके बस्तियां बना दी, वहाँ पर बिल्डिंगें बना दी, घर बना दिए। और आज आपने देखा वही चेन्नई 2015-16 में पानी से तबाही में था, रेनफॉल इतना हैवी हुआ कि दुनिया सन्न रह गई, और वही चेन्नई आपने 2020 में देखा एक एक बाल्टी पानी के लिए मोहताज हुआ। आपने देखा चेन्नई जैसा शहर, भारत का महानगर, एक एक बूंद पानी के लिए चिल्ला रहा था। आई बात समझ में। और यही देखना पड़ेगा। वही लातूर आपने देखा, रेलगाड़ियां चलानी पड़ी हमें पानी की, कारण क्या हो रहा, पानी को रोक नहीं पा रहे, पानी को ठहार नहीं पा रहे। वर्षा आ रही है, मिट्टी और पानी दोनों बहा करके फुल आगे चली जा रही है। एक्सटिंक्शन थ्रेट टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, मैंने अभी बताया, जितनी तेज़ी से आप पेड़ काट रहे हैं, जितनी तेज़ी से वहाँ पर मॉइस्चर खत्म हो रहा है, जितनी तेज़ी से माउंटेन स्लोप्स अनस्टेबल हो रही हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, इंसेक्ट और इन्वर्टेब्रेट्स वहाँ पर खत्म हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का नेचुरल पैटर्न ऑफ लाइफ आप बदल रहे हैं। जो लाइफ स्टॉक रियरिंग करते थे उनको आपने फार्मर बना दिया, कारण क्या होगा, घास ही उड़ा दिए, और घास उड़ा दिए तो वहाँ पर अब वो फार्मर बन गए। फार्मर बन गए तो वो कौन सा लैंड ऑक्यूपाई करेंगे, जो फ्लैट एरिया होता है वो कौन सा होता है, स्वैम्प एंड मार्शेस, और वहाँ पर अब वो खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर जीव जंतु नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होंगे, खाने वाले पक्षी कहाँ से आएंगे। जब पक्षी वहाँ पर नहीं आएंगे तो वो पक्षी अपने साथ जो वहाँ पर जैव विविधता पैदा करते थे वो नहीं होगी। जब वो सब नहीं होगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम वहाँ पर हार्म हो जाएगा। तबाही में जो पक्षी आते थे अपना एक्सक्रीशन वहाँ पर देते थे, वो एक्सक्रीटा, लाखों की तादाद में पक्षी इतना एक्सक्रीटा वहाँ पर देते हैं, उससे इतनी अल्टीमेट लेवल पर वहाँ के इंसेक्ट्स के लिए फूड क्रिएट होता है, बैक्टीरियाज के लिए फूड क्रिएट होता है, इससे अल्टीमेट फूड चेन, फूड वेब वहाँ पर क्रिएट होता है, जिससे उस रीजन की इकोलॉजी मेंटेन रहती थी, सारी नष्ट, सब खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। छोटे 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 कीड़े जो हवा में उड़ते हैं, उनको खाने वाली छोटी छोटी मक्खियाँ, उनको खाने वाले छोटी छोटी चिड़ियाँ, उन चिड़ियों को खाने वाले छोटे छोटे बाज, उन बाजों को खाने वाली बिल्लियाँ, बिल्लियों खाने वाले आगे जानवर, शेर, चीते, इस तरह से एक इकोसिस्टम बनता है।
एक छोटा सा उड़ता हुआ कीड़ा भी महत्व है, क्योंकि उसे एक मक्खी आकर के खाएगी, उस मक्खी को एक चिड़िया आकर के खाएगी, और उस चिड़िया को भी किसे खाना है, जिसे उस चिड़िया को खाना है उसे शेर को खाना है। इस तरह से ज़िंदगी चलती है। आई बात समझ में? और पूरी इकोसिस्टम को अपन तबाही में लेकर के जा रहे हैं। क्यों? बर्फ़ पिघल रही, वार्मिंग बढ़ रही, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर उड़ जाएंगे। और आपके सामने है, और आप लोग तो कहीं नहीं जा रहे 2050 तक तो आप लोग यहीं हो, तो गारंटी है। पर चले जाना, जा करके वो ट्रैक लगा लेना। आज आपको आंखों से दिखता है, आपको विजिबली दिख रहा है कि आज बर्फ़ है कहाँ पर। आप जाइए हिमालय में, आज कितनी ऊपर जाना पड़ता है बर्फ़ के लिए। पहले मसूरी में आम बर्फ़ होती थी, पहले डलहौजी में आम बर्फ़ रहती थी, पहले आप मगलौड़गंज चले जाएं बर्फ़ मिल जाया करती थी। आज कहाँ मिल रही है आपको कहीं? आज तो कुल्लू मनाली में भी डीप चले जा रहे हैं तो बर्फ़। और जब बर्फ़ मिल रही है तो आपको क्या मिल रहा है? हैवी डाउनपोर ऑफ स्नो, रोड बंद, ख़त्म। और वो 3 दिन में ही मेल्ट हो रही है, 3 डेज़ में ही मेल्ट हो रही है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट नहीं हो रही। वो कॉम्पैक्ट नहीं हो रही क्योंकि रिपीटेटिव साइकिल ऑफ स्नो नहीं है, कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ स्नो नहीं है, तो वो ग्लेशियर नहीं बन रही, वो सिर्फ और सिर्फ स्लीट है, वो सिर्फ स्नो है, जो आप टूरिज्म पर्पज से आप लकी थे कि आप देखा है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि उस रीजन में तो ग्लेशियर हैं, चलो हो करके आते हैं। ऐसा नहीं है। जहाँ पर कोर ग्लेशियर हैं सिर्फ वहीं पर ग्लेशियर्स हैं। और वहाँ पर भी वो ग्लेशियर जब आपकी आंखों के सामने, जब गंगोत्री 3 किलोमीटर पीछे चला गया, तो बाकी आप फिर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमालयन रीजन का, जहाँ से गंगा तब से बह रही है जब से हमारी संस्कृति है, जब से हमारा इतिहास है। और गौमुख जहाँ से गंगा आ रही है, गौमुख से, वो 3 किलोमीटर पीछे, 3 किलोमीटर कितना होता है, यहाँ से जरा 3 किलोमीटर तक जाइए, कितना मास उड़ गया उसका। ये तो 3 किलोमीटर मैंने सिर्फ पीछे जाना बताया, गंगोत्री पतला कितना हो गया है, पीछे तो जा रहा है, पतला कितना हो गया है। तो अब उसमें से निकलेगा क्या? कितने और साल तक गंगा बहेगी? कैसे बहेगी? वो बहेगी जो बरसाती होगी। जैसे कि बहुत सी सीजनल स्प्रिंग, जैसे घग्गर नदी वर्षा में बहने लग जाती है हरियाणा में, अदरवाइज पूरा साल आपको वो देखने को मिलती है नहीं। फिर ऐसी बरसाती नदियों से हम जिंदगी बिताएंगे, सिस्टम खत्म, आपको पता ही है। तो एनिमल और प्लांट को बहुत बड़ा थ्रेट है, लॉस ऑफ पास्चर लैंड है, ये सारी कहानी है। अगर एक हिमालयन इकोलॉजी फ्रिजाइल है, वहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत ध्यान से। सबसे बड़ी समस्या कहाँ उत्पन्न हुई? सबसे बड़ी समस्या का कारण ये है कि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। हिमालय में कौन सी लेक्स हैं, कितनी लेक्स हैं, कौन सी ग्लेशियल लेक्स हैं, उनके वाटर का लेवल कितना है, वहाँ पर मोरेन जो नेचुरल डैम है उनकी डेप्थ और हाइट कितनी है, कितने कितने कौन कौन सा ग्लेशियर उन्हें कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहाँ से कौन सी रिवर स्ट्रीम्स निकल रही हैं, ये हमारे पास पता नहीं। अगर ये होता तो सोचो क्या होता अगर हमारे पास एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम होता, जिसके तहत हम ये देख पाते कि जल स्तर उस लेक में बढ़ रहा है, तो हम क्या करते? कुछ नहीं करते। यहाँ से एक ऋषिगंगा का आउटलेट था ना, हम यहाँ से 6-7 आर्टिफिशियल आउटलेट निकाल के पानी डिस्ट्रीब्यूट कर देते। यही होता है, नेपाल करता है, सिक्किम में भी ये किया गया। आप 6 से 7 आर्टिफिशियल आउटलेट निकाल के पानी निकाल दीजिए, जितना मर्जी ग्लेशियर उसमें गिर जाए, बस्ट नहीं करने देगा वो, क्योंकि आपने इतना पानी जो पहले रिड्यूस करके इतना कर दिया, अब उसमें ग्लेशियर गिरेगा भी, वो पानी को इतना बढ़ा देगा, डैम ब्रेच नहीं होगा। और डैम ब्रेच हो भी गया तो कितना का जल आ जाएगा उसमें, क्योंकि आपने जल तो पहले निकासी कर दी, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया, उन्हें स्ट्रीम्स में बांट दिया, लोगों को पीने को मिल गया, खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल में आ गया, उसे आपने रिजर्वायर्स में स्टॉक करके रख लिया, लीन सीजन में आपने लोगों को प्रोवाइड करने का काम किया, या उस पानी को निकाल करके आपने दूसरे ही रीजन में एक बर्फ़ की फॉर्म में जमा लिया। आपने देखा होगा लद्दाख में ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया जा रहा है, जितने भी क्षेत्रों में पानी रहता है स्ट्रीम्स में, उन्हें पाइप्स के जरिए एक जगह पर मंगा करके फुहारा बनता है, और फुहारे के तहत क्या बनता है? एक स्तूपा, बर्फ़ का स्तूपा, बर्फ़ के स्तूप बनाए जा रहे हैं, ताकि वहाँ से लीन सीजन में लोगों को एक जगह पर सारा इकट्ठा कर लिया है, अब वहाँ से स्ट्रीम्स निकलेंगी और उनका लोग खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? ये सिस्टम वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, यही सिस्टम हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन एडवांस वार्निंग सिस्टम इस बात पर डिपेंड होता है कि हम वार्निंग मॉडल तैयार करें। वार्निंग मॉडल इस बात पर तैयार होता है कि हमारे पास डाटा कितना अवेलेबल है, कि कौन से ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स की डेप्थ और लेंथ ब्रेड्थ कितनी है, पानी कितना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कितनी स्नोफॉल यहाँ पर करती हैं, वो कितने साल पुराना है, उसका मास एक्सटेंशन कितना है, उसका हीट सिस्टम थर्मल रिजिम क्या रहता है, वो किन सीजन्स में ज़्यादा ग्रो करता है, कुमुलेट होता है, और किन सीजन में मेल्ट होना शुरू होता है। ये सारा सिस्टम होगा तो डाटा आएगा, ये सारा डाटा आएगा तो अपन फीड करेंगे, सारा डाटा को फीड करेंगे तो एक वार्निंग सिस्टम जनरेट होगा। उस वार्निंग सिस्टम के तहत हमें पता लगेगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि अब जब ये घटना हुई, जब ऋषिगंगा की ये घटना हुई, तब जाकर के उस ऋषिगंगा रीजन का जो स्रोत है उस लेक में जाकर के इन्होंने वार्निंग सिस्टम लगाया कि जैसे ही जल स्तर इससे बढ़ेगा तो 1 किलोमीटर तक वार्निंग जाएगी। ये अब हुआ, 62 डैमों में अभी भी नहीं, ना ऋषिगंगा में था ना तपोवन में था, जबकि ये वार्निंग सिस्टम होना, अगर ये वार्निंग सिस्टम होता कुछ भी नहीं होता। मैं मानता हूँ एक चीज़ होती कि वो जो 2 लोग लकड़ियाँ चुनने गए थे वो बचते,
और वो जो लोग टनल में फंसे हुए थे वो वार्निंग आ जाती तो बच जाते, खत्म कहानी, ऊंचे स्पेस पे चले जाते, जान तो बचाते, डैम नहीं बचा पाते, जान तो बचाते। लाइफ और प्रॉपर्टी में से लाइफ ऑलवेज प्रीशियस होती है, अपन लाइफ बचा पाते, और इस वार्निंग सिस्टम को हम और अर्ली करते तो प्रॉपर्टी भी बचा पाते। हम उस पानी को चैनलाइज कर देते ना, तो प्रॉपर्टी कैसे नहीं बचा पाते, सारा कुछ बच जाता। मुद्दा ये है कि इसको लेकर के इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर इंडिया में ये सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ पर जो डिज़ास्टर हैं उनके रेस्क्यू को लेकर के खर्चा है, डिज़ास्टर रेस्क्यू को लेकर के खर्चा है, डिज़ास्टर के जो रिडक्शन है ना उसको लेकर के इन्वेस्टमेंट में बहुत कमी है कि डिज़ास्टर रिड्यूस कैसे करें, उसको मिटिगेट तो करेंगे, डिज़ास्टर मिटिगेशन सिस्टम इज़ ओके, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम इज़ ओके, व्हाट अबाउट द डिज़ास्टर रिडक्शन सिस्टम, उसके लिए आपको डाटा डेवलप करना पड़ेगा, और डाटा साइंटिफिक लेवल पर डाटा डेवलप भी नहीं होता तो फिर डाटा शेयर भी नहीं हो रहा। इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज़ में डाटा शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डाटा 1 महीने 2 महीने नहीं, ऐसी स्टडीज़ के पीछे कम से कम 2 साल का कंटिन्यूअस ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए। तो इसलिए परमानेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ डाटा गैदरिंग बनाने पड़ेंगे जो साइंटिफिक बेसिस पर कंटिन्यूसली डाटा एनालिसिस करें, जिनको इतनी अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि जब वो डाटा अपना रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को सेंड करें, जैसे डैम बना रहे हैं जो, या अदर इंस्टीट्यूशन जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको जब वो डाटा भेजें तो वो इनके डाटा पर संज्ञान लेकर और एक्शंस करें, मतलब जिस तरह के एक्शंस वो कहें तो उन एक्शंस को अमल में लाया जाए, इस तरह की अथॉरिटी उनको देनी पड़ेगी। हमें नए तरह से प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट, माइक्रो डैम्स चल सकते हैं तो हमें लार्ज डैम वहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे, हमें माइक्रो डैम की ओर जाना पड़ेगा। जब भी हम इन प्रोजेक्ट्स को लगाएं, उन प्रोजेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए आज की डेट में जब आप असेसमेंट करते हैं तो आप फिजिबिलिटी असेसमेंट जब करते हैं उसमें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी असेसमेंट ज़्यादा रहती है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे क्या फिजिबिलिटी है उसकी असेसमेंट कम रहती है। तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये नहीं करना कि इतना पैसा लगाया और कैसा कमाया कितना ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये करना है कि इतना पैसा लगाया, इसकी वजह से इतना पेड़, इतना जंगल, इतनी ढलाने, इतना पर्वत कटा, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती थी इकोलॉजिकल, उसकी जो कीमत आएगी, उससे अगर ये दिख रहा है कि जो लगा और जो आया वो बहुत ही ज़्यादा है कि ये करना ही पड़ेगा, तो ही प्रोजेक्ट आए, अदरवाइज ना आए। हमें अल्टीमेट लेवल पर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट पे देने पड़ेंगे। इसके तहत वो लोग, मैंने पहले बताया कि गांव के लोगों को नहीं होता कुछ, वो ऊंचाई पर थे, वो लोग ये तय करेंगे कि यहाँ पर स्ट्रीम्स को कैसे मैनेज करना। उन लोगों के पास 200-200 साल पुरानी अपनी पुरखों के ज्ञान है, वो बताएंगे लेक्स कहाँ पे बनती, वो बताएंगे किन मौसमों में यहाँ पर लेक्स बनती, किन मौसमों में बस्ट होता है, वो बताएंगे ज़मीन कहाँ पर गहरी है, कहाँ पर मजबूत है, ठोस है, कहाँ पर खाई बन सकती, कहाँ पर ज़मीन धंस सकती, वो लोकेशंस चूज़ करेंगे। वो बताएंगे कि कितने कितने लोगों के कुनबे को कहाँ कहाँ से पानी पहुँचाया जा सकता। तो पानी के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी, जंगलों के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी, रोज़गार निर्माण में वहाँ पर उन क्षेत्र में कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, टूरिज़्म वहाँ पर कैसे प्लान करना है, किस चीज़ को, किस एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना है और फिर सेंसिटिविटी उसकी मेंटेन रखनी है। इस सारी बातों को निर्धारित करने के लिए हमें लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन वहाँ पर बहुत हिमालय और आदिवासी क्षेत्रों में अगर लोकल लोगों की आपने पार्टिसिपेशन नहीं ली तो समझ लिए वो क्षेत्र गए, हिमालय और आदिवासी क्षेत्र, क्योंकि जो उनको ज्ञान है, मैं यहाँ से जितनी मर्जी पढ़ाई तैयारियाँ कर लूँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन क्या है, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन हर जगह के अकॉर्डिंग वेरी कर जाता है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। ये वो बता सकता है जो वहाँ रह रहा है लंबे समय से, उनको इस बात का अधिक ज्ञान है, वो ये ज़्यादा गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर कैसे फिनोमेनाज होते रहे हैं आज दिन तक। वो बता सकते हैं कि जंगलों को यहाँ आग कब लग सकती है, वो यहाँ पर बता सकते हैं कि नदियों में प्रभाव कब बढ़ता है। आपने कभी देखा कोई ग्रामीण आदमी नदी में जल स्तर बढ़ने से डूबा हो, लेकिन टूरिस्ट डूब जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता, लेकिन उनको पता है कि इन दिनों में नदी का पानी बढ़ता है, आगे नहीं जाना, चलो पीछे जाओ। अगर हम टूरिस्ट गाइड के तौर पर उनकी मदद ले सकते हैं तो फिर हम इन तरह के प्रोजेक्ट में उनकी मदद क्यों नहीं लेते। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह की पॉलिटिक्स है। मुद्दा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अच्छे ढंग से संगठित नहीं किया गया, हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को वो बल प्रदान नहीं किया, हमने लोगों को उस लेवल पर उनकी जो कल्चरल नॉलेज थी उसके ऊपर जो हमारी एजुकेशनल सिस्टम के तहत जो सिलेबस ओरिएंटेड नॉलेज उसको थोपा कि आपका ज्ञान तो कोई ज्ञान ही नहीं। उनकी उस कल्चरल नॉलेज को हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करके उसकी एक इन्वेंट्री प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जिसके तहत हमें सारा डाटा मेंटेन करना पड़ेगा कि नदियाँ कितनी हैं, क्या प्रभाव यहाँ पर लाती हैं, उनका रिजीम क्या रहता है, जल स्तर कैसे बढ़ता है, ग्लेशियर कौन से हैं, कितना क्षेत्रफल उनका आता है, वो कैसा बिहेव करते हैं,
कौन सी नस्ल के पौधे, कौन से इंसेक्ट, कौन से रेप्टाइल हैं, कौन से पक्षी यहाँ पर आते हैं, कौन सी ट्राइब की कितनी ज़रूरतें हैं, उनकी कितनी जनसंख्या, कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, वो किस समय में कब मूव करते हैं, कितने ग्रासलैंड की उन्हें रिक्वायरमेंट है, कितनी ज़मीन चाहिए सड़क बनाने के लिए, और अगर सड़कों के अलावा कोई और वायबल ऑप्शन ढूंढा जाए तो कैसे ढूंढा जाए, जंगलों का बेटर प्रबंधन कैसे हो सकता है, कौन सी प्रजाति के पेड़ यहाँ लगाने चाहिए। ये सारी चीज़ों में पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेटर एंड स्पिरिट में अप्लाई करना पड़ेगा, वरना काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स तो करना ही है। वो हाथ से निकल गया समय, आप जितना मर्जी इंटरनेशनल कमिटमेंट कर लो, जितना मर्जी 1.5-2% तक आप कंट्रोल कर लो, हिमालय अब किसी हाल 2.2% पे गया समझो। और उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, अब मान के चलो 40 से 45% बर्फ़ तो उड़ी हुई समझो आप। तो हिमालय विहीन होने वाले अपने ग्लेशियरों से 40-45%। जनसंख्या हमारी बढ़ने वाली है, बिजली की आवश्यकता बढ़ने वाली है, जल की आवश्यकता बढ़ने वाली, भूमि की आवश्यकता बढ़ने वाली, लकड़ियों की आवश्यकता बढ़ने वाली, हिमालय घटने वाले। हिमालय जल का स्रोत, ग्लेशियर का स्रोत, भूमि का स्रोत और बिजली का स्रोत और लकड़ी का स्रोत, वो घट रहे, हम बढ़ रहे, मांग बढ़ रही। तो ये आंकड़ा सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से दिया गया है कि इतने परसेंट। इसे अब पॉपुलेशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से और हिमालय की फ्रेजिलिटी के हिसाब से अब जरा दिमाग लड़ाओ तो ये कितना बनता है, ये कितना आप डिवास्टेट करेंगे, इस हिसाब से इमेजिन करिए। तो अभी भी अगर हम साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करें, इंटरनेशनल लेवल पर डाटा डेवलपमेंट और डाटा गैदरिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करें, भारत में इंटेंसिव रिसर्च चलाई जाए, वहाँ पर वहाँ की लोकल पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करके वहाँ के मुताबिक वहाँ के इकोनॉमिक मॉडल्स डेवलप किए जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में असेसमेंट इन्वायरमेंट का सबसे सर्वोपरि हो और उसमें हिमालयन इकोलॉजी को फोकस पे ज़्यादा रखा जाए, जिसमें इस बात को ध्यान रखा जाए कि बेनिफिट जो है वो कौन सा वाला और कॉस्ट जो लगी है वो कैसी, एक पेड़ की क्या इकोलॉजिकल सर्विस थी, उसकी क्या कीमत थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कीमत निकाली है, आपको बता दूं, लगभग 72 से 75 हज़ार के राउंड उसने कीमत निकाली है। उस हिसाब से पैसा आप निकालिए और फिर देखिए काम कैसे चलता है। और कार्बन एमिशन रिडक्शन तो फिर बाउंड ही है, वो तो हमें करना ही करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये सब इस चीज़ से निकल करके आता है। यही था हमारा उत्तराखंड में आया हुआ डिजास्टर और ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड को लेकर के एक मंथन और चिंतन। इसमें आने वाले दिनों में और जो नई चीज़ें जुड़ती रहेंगी वो आती रहेंगी। अभी तक के लिए आपके सामने यही था, यही समाधान थे। हमें इन्हीं को बढ़ाना है आगे, वाटर टेबल को डिप्लीट होने से रोकना है, मैदानी इलाकों में इरिगेशन के नए तरीके लेकर के आने हैं ताकि वाटर टेबल यहाँ पर उतना ज़्यादा डिप्लीट ना हो, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो उतनी ज़्यादा सूखी ना हो जाए कि डिजर्टिफिकेशन बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो नदियों का रिजीम है वो यहाँ पर ना बिगड़े। पेड़ पौधारोपण हम यहाँ पर अधिक से अधिक करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। और पहाड़ों की ढलानों पर खेती जब हम कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखें कि स्टेप फार्मिंग के तहत पौधे और पेड़ भी पूरी तरह से लगाए जाएं। मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर गलती से भी ना करें, वो पेड़ लगाएं जो वहाँ की इकोलॉजी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पशु पक्षी और जानवर वहाँ पर आएंगे और वो वहाँ की ढलानों को और नदियों को बचाने का काम करेंगे, क्योंकि उस तरह की वहाँ पर एल्गी डेवलप होगी, उसी तरह का वहाँ पर फिर नेचुरल इकोसिस्टम डेवलप होगा। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले लेक्चर तक के लिए इंतजार करें, हम एक और अच्छा मुद्दा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मोस्ट वाली मुद्दा होगा कि इस बार उत्तर भारत में ऐसी गजब की धुंध क्यों है। चलिए, थैंक यू।